नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर फिजिकल स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमारी सेकंड क्लास है IS 7 की और आज इंशाल्लाह हम इसमें कोशिश करेंगे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए जाएं। वैसे तो कल जब मैंने पहली क्लास ली थी, ऑलमोस्ट शायद मेरी जो क्लास का पहला हाफ था, मैंने रिकॉर्डिंग चेक की थी, तकरीबन वो 1 घंटे 40 मिनट की रिकॉर्डिंग थी कल की क्लास की। तो समझ लिया उसको अगर मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूं तो पहले हाफ में ऑलमोस्ट मैंने कॉन्सेप्ट ही दिए थे और सेकंड हाफ में मैंने एक सवाल सॉल्व किया था और मैंने पूरा सवाल, वर्किंग, प्रेजेंटेशन, ईच एंड एवरीथिंग। आज मैं फोकस करूंगा वर्किंग पे, पूरी वर्किंग आपको कर दूंगा, पूरे कॉन्सेप्ट आपको दे दूंगा, सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन करनी होगी और मैं आपको सपोर्ट के लिए सॉल्यूशन भी शेयर करूंगा ताकि आप अपने आंसर मैच कर सके। क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने कल किया था, शहीद लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मिस्टर शहीद इन 1977 having several branches of business in different cities of Pakistan, United Arab Emirates and state of Qatar. Oh my god, बड़ा बिजनेसमैन है भाई। Following are the company's financial information for the year ended December 2018. 2 साल की बैलेंस शीट कल भी मौजूद थी, आज भी मौजूद है, बल्कि ये थोड़ा सा आसान सवाल है लेकिन ये 5 पेपर का ही है और 2019 में शायद ये आया था पेपर में। और इसमें प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट है, सिर्फ टेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट मौजूद नहीं है। फिर एसेट है, उसमें इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और उसके बाद हम ऊपर जाए तो हमारे पास इस सवाल में फर्दर जो चीजें हैं, ओके ये क्या सवाल पूरा कॉपी नहीं हुआ था, ठीक है ये रहा। उसके बाद सवाल में हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटीज है और इक्विटी और लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग और सरप्लस, 4 हेड है। कल भी मेरा ख्याल इत्तेफाक से यही चारों हेड थे और चारों में मुझे मूवमेंट नजर आ रही है, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटीज मूवमेंट है उसमें भी। फिर आपके पास ट्रेड पेबल, रनिंग फाइनेंस, करंट टैक्स लायबिलिटीज और बाकी आपका नॉर्मल है। ये सवाल कंपैरेटिवली इतना मुश्किल, लेकिन इस सवाल को रखने का मकसद ये आपके सामने कि इसमें क्या मौजूद है। नीचे इनकम स्टेटमेंट, सेल जिसको आप रेवेन्यू कहते हैं माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट लेस डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन एक्सपेंस इज इक्वल टू पीबीआईटी लेस इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीबीटी। आज पीबीटी मौजूद है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सवाल में एडजस्टमेंट आपको दी जा रही है सिर्फ 5। पहली आपकी प्लांट इक्विपमेंट की है, दूसरी आपकी डेप्रिसिएशन की है, तीसरी आपकी टैक्स की है, चौथी डिविडेंड की है और 5वीं रिवैल्यूएशन की। प्रीपेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज ऑफ शहीद लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2018 यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड इन अकॉर्डेंस विद IS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। तो एज यूजुअल जिस तरह कल हमने सॉल्व किया था, मैंने कहा था मेरी अप्रोच ABC है, यानी A फॉर पहले क्या सॉल्व करेंगे, फिर B फॉर पूरी और फिर आप C फॉर इंशाल्लाह कैश फ्लो घर जाके बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं आगाज करता हूं इसको। सबसे पहले जो है हम इंशाल्लाह एडजस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। पहली एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर ended December 2018 PPE with a carrying value of 420,000 sold for rupees 435,000. Its original cost was 675. हाँ, गेन ऑन डिस्पोजल तो है, लेकिन एक चीज हमने रखिएगा, ये कॉस्ट जो आपको दी है ये इररिलेवेंट है, कॉस्ट काम की नहीं है, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना ये डायरेक्ट बुक वैल्यू पे चल रहा है। देखिए सवाल में कोई कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट मौजूद, डायरेक्ट बुक वैल्यूज हैं, तो हम भी फिर वो एक्यूमुलेटेड को भी हम देखते। राइट नाउ हम सिंपल इस ट्रांजेक्शन को देखते ही फौरन मुझे एक डबल एंट्री रिकॉर्ड करनी चाहिए और मैं वर्किंग की तरफ जा रहा हूं। और सबसे पहले मैं वर्किंग्स में वर्किंग 1 जो कर रहा हूं, वर्किंग 1 में हम क्या कर रहे हैं, एक जनरल एंट्री बना रहे हैं, कैश डेबिट। एनी ऑब्जेक्शन? हमारा एसेट था 420, हमने बेचा है 435, तो कैश कितना है हमारे पास 435। अच्छा, वैल्यूज अगर हम चाहें तो ऑलरेडी अगर 1000 में नहीं है और ठीक है सारे जीरो ही मौजूद है, तो बेहतर है कि हम वैल्यू किस में बात कर लें, रुपीज इन 1000 में कर देते हैं ताकि हमें 3 जीरो एक्स्ट्रा ना लिखने पड़े, ठीक है ना, रुपीज इन 1000।
तो क्या आपका पीपीई 435 से क्रेडिट होना चाहिए? नहीं, पीपीई कितने से क्रेडिट होगा? 420, ये 1000 है, और आपको गेन ऑन डिस्पोजल हुआ कितना? गेन ऑन डिस्पोजल है 15,000 का गेन ऑन डिस्पोजल। जी 420 से आपने पीपीई अकाउंट को क्रेडिट किया और आपने गेन ऑन डिस्पोजल कितने से? 15 से। उसके बाद हम आगे चलें तो हमारे पास एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू ₹600,000। तो यहाँ पे एक टी अकाउंट बनेगा और वो टी अकाउंट जो है वो आप बनाएंगे किसका? पीपी का। किसका टी अकाउंट ऐड हो जाएगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब ये जो पीपी का टी अकाउंट है इसमें हम ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पे रखेंगे? क्योंकि वो एसेट है, एसेट का ओपनिंग होता है ऑन द डेबिट साइड। तो हमारे पास जो पीपी का ओपनिंग बैलेंस है वो सवाल में अगर आप देखिए तो टॉप पे आपको दिया हुआ है 2017 का, और ये 4275 3075 ओपनिंग। चलिए पहले ओपनिंग रख देते हैं, एंडिंग बाद में रख देंगे, ठीक है। 3075 वो फिर वो देख लेते हैं पहले कितना इम्पैक्ट है। एक तो डिस्पोजल का इम्पैक्ट है, सही है। डिस्पोजल की वजह से कितना क्रेडिट हुआ? 420। डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 600। अब एंडिंग बैलेंस लेते थे क्योंकि नॉर्मली अब इस साइड पे फर्दर कोई एडजस्टमेंट नहीं आती है ना। तो ये था 4275, ये एंडिंग बैलेंस सवाल में मौजूद है। फिर आ जाए अगली एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट हमने इनकॉर्पोरेट कर दी। टैक्स पेड फॉर द ईयर, अब यहाँ पे पेड बता दिया, आपको पता है टैक्स एक्सपेंस नहीं बताया इस सवाल में। टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर राइट नाउ वी हैव नॉट गिवन। तो अब मैं यहाँ पे टैक्स पेड फॉर द ईयर को सामने रखते हुए मुझे कौन सा टी अकाउंट बनाना चाहिए? टैक्स का। और आज के सवाल में चूंकि कंपैरेटिवली मैं ये देख रहा हूँ चीजें थोड़ी कम है, कल हमने काफी कॉम्प्रिहेंसिव सवाल किया था, तो इस पे हमारे पास जो टैक्स का टी अकाउंट बनेगा उसमें सिर्फ करंट टैक्स से, आज के सवाल में डेफर्ड टैक्स मौजूद नहीं है। तो टैक्स पेबल में हमारे पास जो ओपनिंग लायबिलिटी और एंडिंग लायबिलिटी है, पहले तो मैं उसको पुट कर रहा हूं। आप ये देखिए बैलेंस शीट पे ये रहा करंट टैक्स लायबिलिटीज, 75 ओपनिंग था, 60 एंडिंग है। तो 75 आपका ओपनिंग था और 60,000 आपका एंडिंग है। एडजस्टमेंट आपसे क्या कह रही है? टैक्स पेड फॉर द ईयर, नॉट एक्सपेंस फॉर द ईयर। ये पेड फॉर द ईयर है, और पेड फॉर द ईयर जो है वो क्या रिकॉर्ड होता है? टैक्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। टैक्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। तो यहाँ पे टैक्स पेबल जो है ना वो आपका जो टी अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है कितना? 105। अब ये कल हमने क्या किया था? कल हमें टैक्स पेड नहीं दिया हुआ था, एक्सपेंस फॉर द ईयर दिया हुआ था, और हमने क्या कैलकुलेट किया था? हाँ, आज हमारे पास कैश पेड गिवन है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर, टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया आपके पास? 165। साल के शुरू में पहले से कितनी लायबिलिटी थी? साल के शुरू में सिर्फ कितनी लायबिलिटी थी? बाकी सारी लायबिलिटी इस साल अराइज हुई है। तो 165 माइनस 70, 90, सॉरी 165 माइनस 75, 90। तो इस साल का टैक्स एक्सपेंस कितना आ गया? 90। इज दैट क्लियर जी? एनी ऑब्जेक्शन? कोई प्रॉब्लम नहीं? क्लियर? अच्छा, उसके बाद आ जाए आगे। बस आसान तरीका है, किसको देखते हैं? सिर्फ डिविडेंड अमाउंटिंग टू ₹75,000 वर पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब मसला पता है कि डिविडेंड पेबल कल मौजूद था बैलेंस शीट पे, आज बैलेंस शीट पे कोई डिविडेंड पेबल मौजूद? करंट एंड अदर पेबल, रनिंग फाइनेंस, करंट लायबिलिटीज, मतलब करंट टैक्स लायबिलिटीज, देयर इज नो डिविडेंड पेबल। इसका मतलब है ये जो डिविडेंड है ना यही डिक्लेयर हुआ, यही पे हुआ,
यही डिक्लेयर हुआ। लेकिन मैं फिर भी एक टी अकाउंट यहाँ बनाऊंगा, और क्योंकि डिविडेंड कहाँ से दिया जाता है, तो यहाँ पे हम एक टी अकाउंट बनाएंगे फॉर रिटेन अर्निंग। तो एक टी अकाउंट मैंने यहाँ पे और स्केच किया, और एक छोटा सा टी अकाउंट जिसका नाम रखा रिटेन अर्निंग। ये वर्किंग 3 थी, आज वर्किंग 4, एंड दिस इज रिटेन अर्निंग अकाउंट। अब देखिए सवाल में रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस है 915, एंडिंग बैलेंस 1470, एम आई राइट। अब यहाँ पे आपके पास रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस है 915 और आपका एंडिंग बैलेंस है 1470। श्योर? अच्छा ये बताएं, क्या इन्होंने कुछ डिविडेंड भी दिया? कितना डिविडेंड दिया रिटेन अर्निंग से? 75। अब इधर देखिएगा, डिविडेंड जब देते हैं तो डिविडेंड आपका लायबिलिटी पहले क्रेडिट होती है, डीपी क्रेडिट और रिटेन अर्निंग डेबिट। अब ये देखिए, ये डिविडेंड आपने दिया और ये पे हो चुका है क्योंकि बैलेंस शीट पे लायबिलिटी मौजूद। अब आपको मैंने कल एक बात बताई थी, ये जो बैलेंसिंग फिगर आती है ना, इसको क्या कहा जाता है? प्रॉफिट फॉर द ईयर भी है, इसको मैं लिखता हूँ PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। व्हाट इज प्रॉफिट फॉर द ईयर? प्रॉफिट आफ्टर नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्योंकि हम जब स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनाते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग में आप ओपनिंग रिटेन अर्निंग में इस साल का प्रॉफिट ऐड करते हैं, और जो प्रॉफिट ऐड करते हैं वो बॉटम लाइन होती है नेट प्रॉफिट, वो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो होता है प्रॉफिट फॉर द ईयर। PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, या प्रॉफिट फॉर द ईयर, या नेट प्रॉफिट। अब हमारे पास ये बताएं कि 1470 प्लस 75 कितना हो गया? 1545। ओपनिंग रिटर्निंग सिर्फ कितनी थी? तो इस साल कितना प्रॉफिट कमाए जी? 630। अब यहाँ पे एक बात बड़ी अहम है, अगर आप लोग पता नहीं उस पॉइंट पे अभी पहुंचे या नहीं, मेरे जहन में एक बात आ रही है। इस सवाल में हमें इनकम स्टेटमेंट दी हुई थी, लेकिन इनकम स्टेटमेंट कहाँ रोक दी थी उसने? PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 720। अच्छा, टैक्स मैंने खुद कैलकुलेट किया, इस सवाल में टैक्स भी मौजूद, टैक्स पेड दिया हुआ था, टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग दिया हुआ था, टैक्स लायबिलिटी का एंडिंग। अब आपका ये प्रूफ हो सकता है आंसर कैसे? ये कितना PBT है? 720। हमने जो वर्किंग में टैक्स जो कैलकुलेट किया है एक्सपेंस फॉर द ईयर, बैलेंसिंग फिगर से 90, 720 में से 90 माइनस करो, 720 माइनस 30, 630। क्या 630 आ रहा है? यस, देखिए आंसर वेरीफाई हो गया। 630 इज एब्सोल्युटली राइट। हमें सवाल में इसने ना तो टैक्स एक्सपेंस दिया ना PAT दिया, और ये दोनों क्वेश्चन मार्क दो अलग अलग टी अकाउंट के थे। एक किसका क्वेश्चन मार्क था? टैक्स का टी अकाउंट के क्वेश्चन मार्क था, और एक रिटेन अर्निंग का। ये चार वैल्यूज में से तीन उसने बताई थी, और जब हमने कैलकुलेट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आंसर वेरीफाई हो रहा है। ये वाला टी अकाउंट मैंने अब तक क्लोज नहीं किया, उसकी वजह ये है कि हमारे पास एक एडजस्टमेंट है आखिरी, गेन ऑन प्रॉपर्टी। जैसे ही मैं लाइन पढ़ रहा हूँ मेरे जहन में ख्याल आ रहा है GM साहब एक और टी अकाउंट बना दे रीवैल्यूएशन सरप्लस का, ताकि अगर उसमें भी कोई मूवमेंट हुई है तो आपको हाथों हाथ नजर आ जाए। तो मैंने यहाँ पे देखिए एक अदर टी अकाउंट बनाना है, साथ में कौन सा? वर्किंग नंबर 5, और ये टी अकाउंट हो गया रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये बताइए कि क्या पहले से कोई सरप्लस मौजूद था? तो आप ऊपर आए बैलेंस शीट पे, आप देखिए 150 से 450 हो गया। कितने से बढ़ गया? 300 से। क्या यहाँ पे 300 की एडजस्टमेंट है? यस, एब्सोल्युटली राइट। 150 से कितना हो गया? हाँ, पहले ही आपका सरप्लस मौजूद था 150, अब आपका सरप्लस आ रहा है 450, तो कितने से बढ़ गया? ये 300 जो बढ़ा, PPE डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, यहाँ लिख दो 300 रुपए। PPE डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। अब यहाँ पे क्योंकि एडजस्टमेंट तो हमारी खत्म हो चुकी है, मैंने 5 एडजस्टमेंट थी, उन 5 एडजस्टमेंट को इनकॉर्पोरेट कर दिया। मतलब A4 एडजस्टमेंट वाला प्रोसेस तो हम हल कर चुके, लेकिन अभी सिर्फ एक टी अकाउंट है जिसको मैंने क्लोज नहीं किया है,
5 वर्किंग की इत्तेफाक से 5 एडजस्टमेंट थी। सरप्लस का अकाउंट क्लोज कर दिया, पेबल का क्लोज कर दिया, टैक्स पेबल का, रिटेन अर्निंग क्लोज हो गया, जर्नल एंट्री बनाई थी। अब ये बताओ क्या ये आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है, इस साइड पे डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब है मैंने मजीद एसेट कैश के अगेंस्ट, तो जब मैंने मजीद एसेट खरीदे होंगे तो क्या एंट्री बनी होगी? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। और एक वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है, एंडिंग अमाउंट इतनी ज्यादा है 4275, 600 डेप्रिशिएट भी किया, 420 के बेच भी दिए, तो क्रेडिट का टोटल बताओ पहले। 5295, उस पे से ये माइनस करो 3375, 1920 रुपए के आपने एसेट और खरीदे कैश पे। ये मतलब जनरल कॉन्सेप्ट होता है कि पीपी डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये हमने वर्किंग सबसे पहले एडजस्टमेंट को सामने रखिए कि 5 एडजस्टमेंट थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 5 इस पे जो है वो टी अकाउंट हमने बना दिए। ठीक है, हमने अपनी सारी एडजस्टमेंट सॉल्व कर दी और 5 एडजस्टमेंट थी, इत्तेफाक से 5 वर्किंग हुई, ज्यादा या कम भी हो सकती थी, और हमने ये सारी चीजें चेक कर ली। अब हम क्या करेंगे, मैंने कहा था A4 एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद क्या चेक किया करो, B4 बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट के कुछ हेड्स ऐसे हैं जो शायद हमने अब तक उसके टी अकाउंट नहीं बनाए और वहां पे मूवमेंट है। नॉन करंट एसेट में सिर्फ एक एसेट है और उसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उसका टी अकाउंट बना दिया। यस, करंट एसेट को यहाँ नहीं देखते क्योंकि इन्वेंट्री भी जाएगी वर्किंग कैपिटल, ट्रेड रिसीवेबल भी जाएगा वर्किंग कैपिटल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को रिकंसाइल करना है। उसके बाद आ जाए इक्विटी, शेयर कैपिटल जो है वो आपके लिए करंट, शेयर कैपिटल जो इक्विटी है बढ़ रहा है, कैश इनफ्लो, शेयर प्रीमियम बढ़ रहा है, कैश इनफ्लो, तो इन दोनों के मैं क्विक क्या बना दूंगा, टी अकाउंट। 2 टी अकाउंट और ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, कौन कौन से? हाँ, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जब टी अकाउंट बना रहा हूँ तो अब मैंने कल भी एक एंट्री बनाई थी, आज वो एंट्री भी बना दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो कैसे इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक टी अकाउंट का नाम क्या रख दिया, शेयर कैपिटल, और दूसरे टी अकाउंट का नाम क्या रख दिया, शेयर प्रीमियम। शेयर कैपिटल ओपनिंग बैलेंस और एंडिंग बैलेंस, शेयर प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस और एंडिंग बैलेंस। जरा देखिए शेयर कैपिटल का ओपनिंग और एंडिंग कितना है, 1350 से 300 से बढ़ गया, 1350 से 16, सॉरी शेयर कैपिटल का ही है, 1350 से 16 कितने से बढ़ गया, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। आपके पास शेयर प्रीमियम 150 से कितना हो गया, 150 से ये हो गया 300, तो आपका शेयर प्रीमियम कितने से बढ़ गया, कैश डेबिट शेयर प्रीमियम, इसकी एक कंपाउंड एंट्री बनती है। इसका मतलब है आपने जो फर्दर शेयर इशू किए मार्केट में वो विद प्रीमियम इशू किए। 450 आपका ओवरऑल कैश डेबिट होगा और आपका जो है वो 300 से शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा और 150 से आपका शेयर प्रीमियम का अकाउंट क्रेडिट होगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हमने जो है वो उसको पहले तो टी अकाउंट को 1650, दिस इज 1650, दिस इज 300 एंड दिस इज 300। ये आपकी वर्किंग नंबर समझ लें कि ये 6 है और ये आपकी वर्किंग नंबर 7। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे वर्किंग नंबर 8 कर रहा हूँ, कैश डेबिट ओवरऑल कितना 450, शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ 300, शेयर प्रीमियम कितने से क्रेडिट हुआ, एनीथिंग एल्स? नो। दोबारा कहा जाएंगे, बैलेंस शीट में यहां तक पहुंच गए। उसके बाद रिटेन अर्निंग है, टी अकाउंट बना चुका हूं। उसके बाद सरप्लस है, टी अकाउंट बना चुका हूं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 1200 से 1425 की हो गई, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 225 से बढ़ गई, 225 से और लोन ले लिया और कैश आ गया। और ये अगेन कौन सी एक्टिविटी है,
फाइनेंसिंग। आपके पास लॉन्ग टर्म लोन टाइटल है, लॉन्ग जी कौन सी ये वाली, वो जरूरत तो नहीं थी, लेकिन मैं असल में क्या करता हूँ जब कैश फ्लो बनाता हूँ ना तो मैं वो नेट जो है ना वो उठा लेता हूँ कैश, वो अलग अलग नहीं दिखाता ना, फिर दो दफा दिखाना पड़ेगा, दो रेफरेंस देने पड़ेंगे वर्किंग के। ये कितने से कितना हुआ है, 1200 से 1425, 1200 था 1425, 225 से कैश डेबिट लॉन्ग टर्म लोन क्रेडिट। अच्छा अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि ये सवाल सॉल्व हो चुका है, अब इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। और 1425 अनदर 1425। अब आप देखिए अगला हेड है ट्रेड पेबल, ये कहा जाएगा, हाँ बाकी रनिंग फाइनेंस है, तो ये आप क्योंकि ये फाइनेंस है तो चाहो तो उसको कहाँ भी शो कर सकते हो, फाइनेंसिंग में, ठीक है ना। जिसका इंपैक्ट है वो आपकी लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। पहले रनिंग फाइनेंस कितना था आपका, अब रनिंग फाइनेंस कितना हो गया 30, फिर 150 से आपने पे कर दिया, ऐसा ही है, इसके अलावा कोई हेड नहीं है। अब इस सवाल में एक चीज मैं आपको बताऊं, फाइनेंस कॉस्ट जो कि इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है कितना दिया हुआ है, कल इंटरेस्ट पेबल का टी अकाउंट बनाया था क्योंकि कल बैलेंस शीट पे इंटरेस्ट पेबल मौजूद था, आज इंटरेस्ट पेबल मौजूद, तो इसका मतलब है यही एक्सपेंस फॉर द ईयर है और यही पेड फॉर द, लेकिन जब आप एडजस्टमेंट करोगे ना तो वंस इसको, क्योंकि मैं स्टार्ट कहां से लेता हूं, प्रॉफिट बिफोर, उसमें से ये इंटरेस्ट ऑलरेडी क्या हो चुका है, तो आप एडजस्टमेंट करते वक्त वंस इसी इंटरेस्ट को क्या करोगे ऐड, और फिर कब माइनस करोगे, जब मैं कहता हूं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। मैं एक आपको फेवर दे देता हूं, देखिए अब कुछ भी नहीं करना, आप कैश फ्लो बनाना है, तो मैं आपको खाली जो है ना एक चीज सामने रखता हूं कि ये सवाल जब मैंने मॉर्निंग में भी इतना ही सॉल्व किया था, लेकिन जब मैंने उन लोगों को इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था तो मैंने या तो पहले से सॉल्व किया हुआ था वो सॉल्यूशन अटैच किया होगा, या मैंने उन लोगों को जो आईसीएमए की वेबसाइट का, क्योंकि पास पेपर का 20 नंबर का सवाल था ये, वो जो प्रिंटेड सॉल्यूशन था वो रेफर कर दिया होगा। देखिए ये तो वर्किंग है शेरी लिमिटेड की, सही है। अच्छा मैंने कैश फ्लो बना भी दिया था इन लोगों को, तो बहरहाल आप लोग बनाने की जरूरत तो नहीं है ना, मैं देखो वर्किंग आपको प्रूफ करवा देता हूँ। इधर देखिए आप लोगों के पास वर्किंग में क्या 720 रुपए, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहां से उठाया हमने, ये गिवन है, ठीक है। अब आप खुद नोट करें 75, आप ये देखें 75 आपके सवाल में इधर देखिए ये मौजूद है, यही एक मरतबा एड बैक कर रहे हैं, यही हम क्या करेंगे जाके, यही दोबारा जाके क्या करेंगे लेस करेंगे ना। अब आप देखिए, अच्छा मैं एक मिनट ना, अगर मैंने सिंगल पेज पे बनाया ना तो मैं इसको वो कर लेता हूँ, अगर सिंगल पेज पे बनाया तो ओके दैट्स गुड, सिंगल पेज पे बनाया। और मैं एक काम ये करता हूँ कि इसका जो है ना एक अदर, क्योंकि ये देखो प्रेजेंटेशन तो मैंने आपको सिखा दी है, मेरा ख्याल है उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्या ख्याल है। देखिए ये पूरा मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं आपको जो है ना उसी फाइल पे ये प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि ये आपको यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन है वो भी मिल जाए। अब इधर देखिए आप, ये आपके सामने आ गया और मैं खाली ये बिल्कुल क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई वो नहीं है कि हम कहें ब्लर हो रहा है या सर मसला हो रहा है, नो इश्यू एट ऑल, राइट। अब आप देखिए बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एक्सपेंस एक मरतबा ऐड किया, डेप्रिसिएशन 600 रुपए था, ऐड बैक हो जाता है। अच्छा कल था लॉस ऑन डिस्पोजल, आज क्या है गेन, असल में पैसा आया तो है, हमने एसेट कितने का बेचा है 435, उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी थी 420। हाँ ये मैं एक मिनट पहले स्क्रीन चेक कर लूं, ये आ रही है ना, यस ये देखें वर्किंग, मैंने एसेट बेचा था, पहली वर्किंग देखें, कैश कितना आया था। अब मुझे बताओ ये 435 कैश कौन सी एक्टिविटी का इनफ्लो है, ये 435 में कहां पे इनफ्लो दिखाऊंगा, तो अब ये 435 में 15 का गेन शामिल है या नहीं है। और जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब आता है खाली टैक्स रहता है, सब कुछ हो जाता है, तो अदर इनकम के तौर पे ये वाला प्रॉफिट भी ऐड हो चुका है, तो कितनी मतलब ऐड हो जाएगा भाई। आप जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करते हो वो कैसे निकालते हो, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू जीपी,
लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एड अदर इनकम, लेस इंटरेस्ट। तो अदर इनकम के तौर पे क्या ऐड हो चुकी है? अब उस पे वो गेन शामिल भी है, और वो गेन इस, अब कुछ बच्चे ये शायद सोचते हैं कि सर फिर हम एक काम करते हैं ना, हम जब इन्वेस्टिंग में कैश फ्लो दिखाए ना तो हम 435 नहीं दिखाते, वहां कितना दिखा दे, तो ये तो हमारा बैलेंस तो हो जाएगा। लेकिन वो जो 420 नहीं है, इन्वेस्टिंग का एक्चुअल इनफ्लो कितना है? मतलब मैंने कल भी ये बात बोली थी, बास आपके इंपैक्ट्स ऐसे होते हैं जो अकॉर्डिंग टू पीएनएल पे जाते हैं, अकॉर्डिंग टू अप्रूवल फॉर द ईयर पीएनएल पे जाते हैं, लेकिन उनका ताल्लुक, तो पीएनएल हमारा ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग है, पीएनएल ऑलमोस्ट पूरा क्या है? सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इवन हम तो इंटरेस्ट को भी ऑपरेटिंग में ले जाते हैं। तो पूरा पीएनएल जो बिफोर टैक्स है वो क्या है हमारे लिए? ऑपरेटिंग। अगर हम उसको पूरा ही ऑपरेटिंग मान ले तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ इंपैक्ट्स वो भी, फॉर एग्जांपल कहीं से आपको इंटरेस्ट मिला वो भी उसमें आ रहा होता है। तो इंटरेस्ट क्यों मिलता है? आपने कहीं पे आपको डिविडेंड मिला वो भी उसमें आ रहा होता है। मैं डिविडेंड पेड की बात नहीं कर रहा हूँ, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये सब अदर इनकम है। ये सब किस में आ रहे होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस पे। इनको भी मैं यहाँ से क्या करवाऊंगा अगर आएंगे तो, क्योंकि इनको सबको कहाँ ऐड करवाऊंगा? मना नहीं है कि पैसे नहीं आए, पैसे आए हैं, लेकिन कौन सी एक्टिविटी में जाएंगे? दैट्स व्हाई इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया? माइनस। बस ये 3 एडजस्टमेंट थी, उनको सॉल्व किया तो आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। कल भी यही कहा था। अब हम किसकी चेंजेस पे बात कर रहे हैं? इस पे 3 इंपैक्ट है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन रिसीवेबल, सॉरी इंक्रीज इन अदर रिसीवेबल, डिक्रीज इन अदर पेबल। लायबिलिटी कम हो रही है, आउटफ्लो, रिसीवेबल कम हो रहा है तो पैसा आ गया, रिकवर हो गया, सॉरी डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कम होगी तो पैसा, और रिसीवेबल और बढ़ गए, हाँ ये नहीं पैसे, मतलब एसेट इंक्रीज होता है तो आउटफ्लो, एसेट डिक्रीज होता है तो, लायबिलिटी बढ़ती है तो इनफ्लो, कम होती है तो, बस वो 3 इंपैक्ट है। एक इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है यानी इनफ्लो, रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं यानी आउटफ्लो, पेबल डिक्रीज हो रहे यानी आउटफ्लो, पेबल डिक्रीज हो रहे। ये 3 इंपैक्ट कैसे नहीं होंगे? मैंने डायरेक्ट बैलेंस शीट से, ये तो कोई मसला नहीं है ना आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम? जी नहीं, रनिंग फाइनेंस असल में डिपेंड करता है ना वो, अब वो डिपेंड करता है, आप इसको यहाँ भी दिखा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप उसको, अब वो किस हद तक फाइनेंसिंग की भी है, क्योंकि करंट तो है, लेकिन देखिए नॉट नेसेसरी कि आप हर करंट लायबिलिटी को यहाँ शो करें, मतलब शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, हाँ सही, मुझे पता है वो ओवरड्राफ्ट एक तरीके से होता है और उस पर आप इंटरेस्ट भी पे करते हैं। तो फिर तो अगर आप इस शर्त में देखोगे ना, तो फिर तो इसको हम जो है ना वो कहाँ लेके जाए? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, किसका पार्ट बना है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ले जा सकते हो अगर ओवरड्राफ्ट मान रहे हो। लेकिन मैंने उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्यों नहीं लिया, इसकी वजह सुन लें। इस सवाल के बैलेंस शीट पे एक टाइटल यूज हुआ है खुद ही डायरेक्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वरना यहाँ पे लिखा होता है कैश एंड बैंक, तो इसका मतलब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। वरना याद रखना अगर ओवरड्राफ्ट होगा ना तो ओवरड्राफ्ट किसके अंदर इंपैक्ट आएगा? मैं भी शायद करवाता हूँ, अगले सवाल में आएगा ओवरड्राफ्ट, तो उसको क्या एडजस्ट करूंगा क्या? हाँ, तो इसलिए देखिए ये असल में कुछ चीजें हैं, जिस तरह कल भी मैं गुफ्तगू कर रहा था, कुछ चीजों पे इतनी आपको जो है ना स्ट्रिक्टनेस नहीं है, आईएएस आपको रिलैक्सेशन दे देता है, मतलब ये कि जी जी, इन शॉर्ट में आपको कह रहा हूँ कि आईएएस ने वहां पे आपको फ्लेक्सिबल ऑप्शन दिया होता है, आप चाहे तो ये 2-3 जगह पे इसको हिट कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज रनिंग फाइनेंस, तो फाइनेंस की वजह से वी आर सेइंग कि दिस इज बिलोंग टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू एडजस्ट फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पे आप देखिए आपके पास जो है ना ये जो इम्पैक्ट आ रहा है जो हम अभी देख रहे थे, इधर देखिएगा, इधर देखिए, अब हमारे पास ये यस ये सारा होने के बाद आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद मैंने कहा था ये वो प्रॉफिट है जो कहलाता है कैश बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसमें से क्या क्या माइनस करोगे? इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड। इंटरेस्ट पेड तो वही है जो हमने ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज किया है, यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर और इंटरेस्ट पेड फॉर द, दोनों सेम है। अगर आप ऊपर एक दफा एड बैक नहीं करते तो आपको यहाँ से लेस भी, लेकिन मसला है कि कैश फ्लो में ये वो पॉइंट है जहां से इंटरेस्ट माइनस होना चाहिए, दैट्स व्हाई ऊपर एक मरतबा क्या कर देते हैं, ऐड बैक। दूसरी बात मैंने कल कहा था, मैं अपने आप को समझाने के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कितने सो में तोड़ता हूँ? 4। सबसे पहले मेरा स्टेप होता है किस चीज को देखना,
जहां से मैं स्टार्ट करता हूँ, कौन सा प्रॉफिट? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पहली चीज। दूसरा मैं हेडिंग क्या डालता हूँ? एडजस्टमेंट्स। क्या हेडिंग डालता हूँ? एडजस्टमेंट्स, जिसपे नॉन कैश आइटम, इंटरेस्ट, इन सबको देखता हूँ। तीसरी हेडिंग क्या डालता हूँ? और चौथे स्टेप में दो चीजें लेस करता हूँ, इंटरेस्ट एंड टैक्स। पहला स्टेप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लो सवाल में अगर है, दैट्स गुड। कल आपको पता है मैंने 13-14 वर्किंग कर दी थी, लेकिन उस वक्त तक भी मेरे सामने क्या नहीं आया था? पीबीटी नहीं आया था। मुझे एक और वर्किंग करनी पड़ी थी, पूरी मैंने एडजस्टमेंट कर दी, पूरी मैंने बैलेंस शीट देख ली, तब भी मेरे सामने क्या मौजूद नहीं था? पीबीटी। फिर मैंने एक वर्किंग से क्या निकाला था? मेरे पास पीएटी था और मेरे पास टैक्स था। तो पीएटी में क्योंकि टैक्स जो है वो लेस होके आ रहा था, हम एड बैक करके पीबीटी पे गए थे, तो पीबीटी आज मौजूद था, डायरेक्ट रख दिया, वर्किंग का रेफरेंस भी नहीं दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप में मैं क्या करता हूँ? एडजस्टमेंट्स। और ये स्टेप मैं क्या करता हूँ, ये तरीका है इसका। थर्ड स्टेप में आप क्या करते हो? चेंजेस इन। और चौथे स्टेप में कितनी चीजें माइनस करते हो? क्योंकि वर्किंग कैपिटल के बाद जो आंसर आता है वो कहलाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम कैश बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब उसमें से क्या क्या माइनस करो? इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड। हमने वो दोनों माइनस किए तो हमारा आंसर आ गया 1005। ये कौन सी एक्टिविटी का इनफ्लो आ गया? अब आप देखिए, नॉर्मली इन्वेस्टिंग में पेपर में क्या होता है? एक पीपी बेच दिया, एक खरीद लिया। जो बेचा था एक 435 का, ये देखें 435 का इनफ्लो। और अभी हमारे अनुज ने कहा था कि अरविंद शर्मा ने कहा था कि सर वो हमारे पास जो है वो 1920 रुपए का डिफरेंस आ रहा था। कौन से टी अकाउंट में? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये देखिए, इधर देखिएगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, नजर आ रहा है सबको? अब इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कौन सी एक्टिविटी का आउटफ्लो है? कौन सी एक्टिविटी का? इन्वेस्टिंग का। तो वहां पे हमने इसको आउटफ्लो दिखाया और ये इन्वेस्टिंग का इनफ्लो है। इसके अलावा देखिए, ये टैक्स पेड क्या मैंने वहां पे 105 दिखाया, जब आपने अभी कैश फ्लो में देखा होगा ऑपरेटिंग में, ये देखिए टैक्स पेड कितना आ रहा है? 105। इंटरेस्ट पेड तो सवाल में मौजूद था। उसके बाद थोड़ी सी वर्किंग में और मैं जरा चीजें सर्कल कर दूं। एक ये हमारे पास, ये तो दोनों का ओवरऑल यहाँ पे आ गया ना कैश, ये आ गया कैश। इसके अलावा आपका ये वाला कैश एक नहीं, ये तो उसमें काउंट हो गया, ये वाला नहीं होगा, ये वाला बस। ये भी फाइनेंसिंग, ये भी फाइनेंसिंग, और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग भी फाइनेंसिंग। ठीक है, अब आ जाए, इन्वेस्टिंग खत्म हो गई। अब कौन सी एक्टिविटी रह गई? इन शेयर, इश्यूएंस ऑफ शेयर 450 था ओवरऑल। कितना था वहां पे? 450। इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन 225 था। और अभी आप लोगों ने देखा था शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस जो था, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग आपकी देखिए कितनी थी? 180। कितनी रह गई? कितनी रह गई? बढ़ गई या कम हो गई? कैश आया या कैश गया? कितने से गया? इसके अलावा देखिए डिविडेंड दिया था, कितना डिविडेंड दिया था? ऊपर देखिए, ये रहा आपका 75। कितना दिया था? यानी आपकी रनिंग फाइनेंस की लायबिलिटी कितने से कम हो गई? 150। इनफ्लो या आउटफ्लो? डिविडेंड कितना दिया? इनफ्लो या आउटफ्लो? अब इधर देखिए, 150 का आउटफ्लो आपका ये रहा, नजर आ रहा है 150 का, और ये 75 का। इन सबको करने के बाद आपका नेट कैश कितना आ गया ओवरऑल? 450 नहीं, और तीनों का समअप किया तो -30। कल प्लस में आ रहा था, आज किस में आ रहा है? नेट कैश आउटफ्लो फॉर द। अब इसमें ओपनिंग क्या करूंगा? ओपनिंग देखिए सवाल में कितना मौजूद है, ये देखिए हाउ मच इज दैट, तो एंडिंग कितना होना चाहिए? तो क्या हो रहा है आपका 45? हो रहा है आपका 45 -30 + 75 = +45। तो देखिए ये मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई प्रॉब्लम थी। और ये जब मैं दोबारा वो स्क्रीन आपको दिखा दूं, देखिए ये वहां जब मैंने सॉल्व किया और मैंने ये वर्किंग 8-9 वर्किंग यहाँ भी की है जो वहां पर भी मैंने की थी। उसके बाद ये बस ये 3 पेज, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सवाल था और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने सॉल्व कर दिया। तो मेरा ख्याल है इसमें किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और ये आपको इंशाल्लाह ग्रुप में मिल जाएगा कि ये सवाल, इसकी वर्किंग, ये सारी चीजें ऑल देयर। इंशाल्लाह आपको मैं क्लास के बाद फाइल जब शेयर करूंगा तो क्वेश्चन 2 उसमें आ जाएगा। अब हम कौन से सवाल पे जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 3, वो बड़ा अच्छा सवाल है। क्वेश्चन 2 मैंने स्टार्टिंग में करवाया, उसकी वजह ये भी थी, एक सवाल आसान था कि कुछ बच्चे भी रास्ते में होंगे, शायद ट्रैफिक का इशू भी है, आज है ट्रैफिक है रास्ते में बहुत ज्यादा है ना। हाँ, तो इस वजह से
हमने प्लान किया हम आराम से निकलेंगे इंशाल्लाह, आज थोड़ी लंबी क्लास लेंगे, ठीक है ना। ग्रुप का कैश फ्लो ही नहीं हमारे सिलेबस में, क्या हो गया भाई, वो तो कंसोलिडेशन है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन 3 आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, और ये बेसिकली हमारी आज की जो है वो हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन ये ओवरऑल इस टॉपिक का क्वेश्चन 3 है। कल हमने क्वेश्चन 1 किया था और उसमें जो है वो हमारे पास एक अच्छा सवाल था जिसपे हमने काफी एडजस्टमेंट्स और काफी वर्किंग की थी। आज हमने जो है वो क्वेश्चन 2 किया, शहीर लिमिटेड, वो भी 20 नंबर का सवाल था, हालांकि आईसीएमए के पास पेपर का कभी कभी आसान सवाल भी आ जाता है, तो कंपैरेटिवली बहुत आसान था। अब ये सवाल कंपैरेटिवली उससे काफी अच्छा सवाल है, काफी इसमें एडजस्टमेंट्स है। ये सवाल स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन 3, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गैलेक्सी इंटरनेशनल लिमिटेड आर एस फॉलोस। सबसे पहले देखिए हमारे पास नॉन करंट एसेट में 3 एसेट है, कल 2 थे, आज के सवाल में 1 थे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 है तो 3 की मुनासिबत से 3 चीजें इसमें मौजूद है, ठीक है भाई। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी है, इंटेंजिबल एसेट भी है, लॉन्ग टर्म लोन ऑन एडवांस। ये लोन आपने लिया नहीं है, ये लोन दिया है, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट, राइट। इन्वेंट्री भी है, अकाउंट रिसीवेबल भी है, एडवांस डिपॉजिट भी है, कैश एट बैंक सेविंग अकाउंट भी है, करंट अकाउंट भी है। ये अच्छा सवाल है, मतलब काफी हेड्स है। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व, यानी वही, हाँ ये तो सेम है, रिवैल्यूएशन सरप्लस, एक ही बात है। 10% लॉन्ग टर्म लोन, 11% शॉर्ट टर्म लोन। उसके बाद कह रहे हैं कि अकाउंट्स पेबल, इंटरेस्ट पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। फिर ये देखिए इनकम स्टेटमेंट बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू जीपी। और यार मोबाइल उठाओ जल्दी से, मैं कनेक्ट करूं ताकि ना वो अल्लाह का मीटिंग एंड नहीं हो यार। मोबाइल मेरा उठाइएगा वो सामने, तो लाइट आ गई, 1 मिनट देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी, लाइट थोड़ी सी चली गई थी अचानक, लेकिन एक अच्छी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिकॉर्डिंग शायद डिस्कनेक्ट नहीं हुई थी। तो हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि एक अच्छा सवाल है और इसमें काफी हेड्स हम देख रहे थे, और हमने ये देख लिया था बैलेंस शीट। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट की हम बात करने जा रहे थे। इनकम स्टेटमेंट पे आप देखिए सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इन्होंने लेस किया एडमिन सेलिंग, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अदर इनकम ऐड किए, अदर इनकम भी आ रही है यहाँ पे, हाँ वो इंटरेस्ट इनकम है। और फाइनेंशियल चार्जेस लेस किए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स लेस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस यही तक होना चाहिए था। अब इन्होंने क्या किया है, ये वैसे यहाँ नहीं किया जाता, इन्होंने बहरहाल यहाँ कर दिया। वैसे मैं आपको बता दूं, ये इन्होंने क्या किया है, ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया ना, इसमें ओपनिंग रिटेन अर्निंग को ऐड कर लिया। वो जो 900 रुपए ऊपर देखें, ये देखें, ये रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस था 900, तो ऐड किया तो ये कितना बन गया 1999। भाई इस साल जो प्रॉफिट कमाएंगे वो किस में ऐड होता है। अच्छा, अब 2 बातें हैं, या तो मेरा रिटेन अर्निंग का एंडिंग अभी प्रूफ हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। अगर ये 1999 से कम आ रहा होगा तो इसका मतलब है मैंने क्या दिया है, डिविडेंड। क्या दिया है मैंने। अब ऊपर देखिए, यहाँ पे ये 1999 नहीं आ रहा, कितना आ रहा है, यानी 499 का फर्क आ रहा है। तो ये 499 आपने क्या दे दिया होगा, ये बिल्कुल कॉमन सेंस होता है। हालांकि ये बात मेरे ख्याल उन्होंने लिख दी है एडजस्टमेंट में, एक जगह मैंने पढ़ा था ये लिखा हुआ, रिटेन अर्निंग इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आर आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर आउट ऑफ अनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। मतलब ये कह रहे हैं कि हमारा जो रिटेन अर्निंग का अकाउंट है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इनकम स्टेटमेंट 1099 प्लस 900 का
ओपनिंग बैलेंस तो 1999 होना चाहिए. व्हाई नॉट दिस इज 1999? बिकॉज दिस इज आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड. दूसरी बात ये भी बता दूं कि एक सवाल ऐसा भी दफा आया था पेपर में आईसीए में के, जिसपे इन्होंने जो है ना बिल्कुल ये सेम नीचे इनकम स्टेटमेंट बना के दी और वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस क्या कर लिया ऐड, और वो जो आंसर आता वो एंडिंग बैलेंस किससे मैच हो रहा था. इसका मतलब है उस कंपनी ने कोई डिविडेंड ना डिक्लेयर किया ना पे किया. तो बहरहाल ये बात जर्नल थी, मैंने आपको फिर भी बता दी. तो मेरा मतलब कहने का मकसद ये था, अगर ये बस यहीं पे एंड कर देता ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो भी कोई टेंशन वाली बात. ये तो ऊपर दिया हुआ है 900, हमें टेंशन ही नहीं है, हम तो खुद टी अकाउंट बनाएंगे अभी रिटेन अर्निंग का. अब चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ. एडजस्टमेंट इसमें अच्छी है और मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम जो है ना, क्योंकि मैं इतनी एडजस्टमेंट एक साथ नहीं पढ़ रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा, 1 बाय 1 एडजस्टमेंट पढ़ के सॉल्व करूंगा. सम टाइम तो होता है ना मैं पूरी पहले एडजस्टमेंट डिस्कस करता हूँ फिर स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ एडजस्टमेंट ऑलरेडी ज्यादा है. रिक्वायरमेंट वही है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनानी है फॉर द ईयर एंडेड जून 2014 और यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड. सबसे पहली एडजस्टमेंट एज यूजुअल किसकी आ रही है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंक्लूड्स एसेट्स व्हिच हैव बीन रीवैल्यूएड ड्यूरिंग द ईयर, फुल स्टॉप. ये जुमला पढ़ते ही ना मेरे दिल में ख्याल आता है कि जाके यार जीएम साहब जरा सरप्लस को चेक करो कितना था ये, 1000 से कितना हो गया. इसका मतलब है कितने से 500 से सरप्लस और आ गया. अब 2 टी अकाउंट हमारे मोहम्मद खान ने कहा, बिल्कुल सही कहा. कौन कौन से 2 टी अकाउंट फौरन में वर्किंग में लिख दूंगा? एक मैं यहाँ पे लिखूंगा. अच्छा भाई ये पहले तो बता दो कंपनी का नाम, तो ठीक है हम लिख देंगे, टेंशन नहीं है. गैलेक्सी, ओ माय गॉड, और रुपीज इन 1000 है, राइट? रुपीज इन 1000. ठीक है भाई. ऐसे ही लिखेंगे गैलेक्सी, ऐसे लिखते हैं ना. बहरहाल तो गैलेक्सी, हमारा सवाल गैलेक्सी इंटरनेशनल या जो भी था, बहरहाल यस. अब इस सवाल में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 13,000 से 12,000 नजर आ रहा है आपको. 13,000 से कितने हो गए? 12,000. और वो 1000 से कितने हो गए? 1500. ये 1000 से कितने हो गए? 1500. कितने 2 टी अकाउंट पैरेलल लेके चलूंगा? 2 टी अकाउंट. और भी इसमें ऐड करूंगा चीजें. फिलहाल मैं 2 टी अकाउंट पैरेलल आपके सामने रख रहा हूं. पहला टी अकाउंट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का और दूसरा टी अकाउंट किसका? रीवैल्यूएशन सरप्लस. मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्किंग नंबर 1 और ये वर्किंग नंबर 2. तो वर्किंग नंबर 1 जो है वो बेसिकली, अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वो असल में मैं अदनान से बात हो गई थी वो, हाँ हो गया था, मसला नहीं, अदनान से बात हो गई थी. अच्छा भाई आ जाए पीपी अकाउंट. तो ये पीपी अकाउंट जो है वो हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस 13,000 था, ऐसे ही था ना, और एंडिंग बैलेंस हमारे पास आ रहा है शायद 12,000. कम हो रहा था ना खान साहब. रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये जो टी अकाउंट है इसकी नेचर क्या है? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट. ओपनिंग बैलेंस कितना था इसका? 1000 और एंडिंग बैलेंस कितना हो गया था? 1500. तो कितने से बढ़ गया? ये 500 से क्रेडिट हो रहा था, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा होता है? पीपीई डेबिट, आरएस क्रेडिट. आरएस क्रेडिट तो पीपीई डेबिट. तो एक टी अकाउंट तो मैं यही क्लोज कर दूंगा, कौन सा वाला? रीवैल्यूएशन सरप्लस. अब एक टी अकाउंट हम भी आगे लेके चलेंगे,
और वो कौन सा टी अकाउंट है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उस पर जो जो एडजस्टमेंट अभी फर्दर आएंगी उनको इंशाल्लाह हम देखेंगे। अभी सिर्फ पहली लाइन पढ़ी मैंने एडजस्टमेंट की, और पहली लाइन को पढ़ते ही मैं रुका और मैंने फॉरेन सरप्लस की एडजस्टमेंट कर दी। अब क्या फरमाते हैं? ये फरमाते हैं कि हमारे पास एन एसेट हैविंग रिटन डाउन वैल्यू, बुक वैल्यू को कहते हैं 2 लाख, हम 2-3 जीरो ओमिट करके जा रहे हैं, 200 डिस्पोज ऑफ ड्यूरिंग द ईयर अर्निंग अ गेन ऑफ 50, 250 का बेचा, कितने का बेचा? तो इसकी एक तो मैं जर्नल एंट्री बनाता हूं, मेरी आदत है अक्सर, वर्किंग नंबर 3, और जो जर्नल एंट्री बनाऊंगा कैश को डेबिट करूंगा 250, और पीपी कितने से क्रेडिट करूंगा? 200 से, और साथ में क्रेडिट करूंगा 50 से गेन ऑन डिस्पोजल। भारत गेन लिखा है, आप माशाल्लाह समझदार है, गेन ऑन डिस्पोजल। अब इसका इंपैक्ट क्या? पीपीई आपका डिस्पोजल की वजह से कितने से माइनस हुआ? 200 से। एनी ऑब्जेक्शन? ओके, 200 से आपका एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्पोजल पीपीई माइनस हुआ। आगे चलते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं, और आगे फरमाते हैं कि जुलाई 1, 2013 डेप्रिसिएशन नीचे दिया हुआ है, वो हम स्टेप बाय चलेंगे। जुलाई 1, 2013 सॉफ्टवेयर वॉज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1000। इट इज द कंपनी पॉलिसी। अच्छा, ये पहले तो डेट नोट कर ले, हमारा ईयर एंड है जून 2014, नीचे देखें क्या लिखा हुआ है? नहीं, 1 साल पहले। अच्छा, ये बता दूं, आप जरा इसका पहले बैलेंस शीट देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे कोई इंटेंजिबल एसेट नजर, ये बैलेंस शीट कौन सी तारीख की है? जून 30, 2013। अगले दिन जब सूरज शुरू होता है तो क्या तारीख आती है? जुलाई 1, 2013। जुलाई 1, 2000 साल का पहला दिन था, सॉफ्टवेयर खरीदा, कितने का खरीदा था? 1 मिलियन, यानी 1000 रुपए का। ये 800 का क्यों रह गया भाई? 200 क्या हो गया? और उसने तरीका भी बता दिया है। It is the company policy to amortize all intangible asset over 5-year period. 1000 divided by 5, 200 on सिराते मुस्तकीम basis and charge to cost of sale. अब कहीं भी चार्ज करें उससे हमारा कंसर्न। अब हम ये कहेंगे कि इसमें एक टी अकाउंट हम और ऐड करेंगे पहले तो, और जो टी अकाउंट हम ऐड करेंगे उसका नाम क्या रखेंगे? इंटेंजिबल एसेट। नंबर 1 तो हम इंटेंजिबल एसेट को यहाँ पे ऐड करेंगे, और ये हमारी वर्किंग नंबर 4 है, इंटेंजिबल एसेट। और इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारे पास? वेरी गुड, ओपनिंग बैलेंस 0 था। ये मैंने खरीदा है इस साल, जब खरीदा तो क्या एंट्री बनाई है? इंटेंजिबल एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। मैंने कहा था सारे नॉन करंट एसेट चाहे टेंजिबल हो चाहे उसकी खरीदो फरोख्त का इनफ्लो आउटफ्लो कहा जाएगा? इन्वेस्टिंग। ये कैश आउटफ्लो दिखाऊंगा इन्वेस्टिंग में, कैश आउटफ्लो। लेकिन ये बैलेंस बच कितना गया 1000 में से? तो शर्मा ने कहा था सर 200 से हमने क्या किया है, और सवाल भी कह रहा है कि हाँ हमने उससे क्या किया है? एमोर्टाइज। ठीक है, ये भी क्लोज हो गया यहीं पे आपको, और आप खुद भी एमोर्टाइज कर सकते हैं इसको, तो पॉलिसी आपको बता दी है। 5 ईयर स्ट्रेट लाइन है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 5 इट वुड बी 200। वेरी सिंपल, तो ये आपका 1000 हो गया। इज दैट क्लियर? अगली एडजस्टमेंट पे था जिसका इंतजार, वो आ गया आपके सामने। करंट ईयर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2000 हैज बीन चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कौन से टी अकाउंट से हिट करूंगा? पीपीई। तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, पीपीई क्रेडिट 2000। ओके, अब आ जाए अगली एडजस्टमेंट। अच्छा, मैं एक काम ये कर रहा हूँ, कोई जरा देख रहा हूँ आगे पीपी की एडजस्टमेंट मेरे ख्याल से नहीं है इसमें। ये एडजस्टमेंट जो है वो आपके पास अकाउंट करंट और सेविंग अकाउंट से रिलेट कर रही है। उसके बाद ये राइट शेयर्स हैं, और उसके बाद लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन की एडजस्टमेंट इसके अंदर ही मौजूद है। फिर ये डिविडेंड है, और ये लीगल क्लेम। अब इसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कोई और एडजस्टमेंट मौजूद तो क्या ही अच्छा है कि हम इसको फौरन क्या कर दें यहाँ पे, और देख लें कोई एडिशन बिल्कुल नजर आ रही है एडिशन, क्योंकि ये तो हो गया 14200। क्रेडिट साइड पे कितना हो गया? नहीं, क्रेडिट साइड पे 14200, डेबिट साइड पे कितने, कितना डिफरेंस आ गया? 700 रुपए के एसेट खरीद लिए, पीपीई डेबिट, कैश क्रेडिट। इज दैट क्लियर? अब इसमें ना बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आएंगे। अब बड़े
तरीके से आपने चीजों को समझना है, और जो कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं ना, बड़े जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स हैं और बड़ा मजा आएगा आपको इंशाल्लाह इसमें, क्योंकि ये खास तौर पे जो एडजस्टमेंट है ना, दो बैक टू बैक दोनों बड़ी जबरदस्त है। पहली एडजस्टमेंट देखिए क्या कहते हैं, प्रीवियसली द कंपनी यूज्ड टू कीप ऑल इट्स कैश इन करंट अकाउंट। पहले कंपनी सारा पैसा किस पे रखती थी। हाउएवर सिंस Feb 1 2014, 5 महीने पुरानी बात, मेरा ईयर एंड क्या है, जून 2014, फेब 2014, फेब की पहली तारीख, फेब मार्च अप्रैल मई जून, 5 महीने, ये लॉजिक है 5 महीने के अंदर भी, यहाँ बताऊंगा अभी। द कंपनी ओपन सेविंग अकाउंट यील्डिंग इंटरेस्ट 8% पर एनम, लेकिन मिलेगा कब, आफ्टर एवरी 6 मंथ, यानी 8% है ना, तो 6 महीने बाद आधा मिल जाएगा। लेकिन मजे की बात है अभी 6 महीने गुजरे। अब एक बात ये सुने, मैं जरा बैलेंस शीट पे जाता हूं, मेरे पास सेविंग अकाउंट में पहले कोई अमाउंट नहीं थी, पहले मैं सारा पैसा कहाँ रखता था, अब मैंने 1000 रुपए कहाँ रखवा दिए, सेविंग्स में। ये 1000 रुपए कब रखवाए, किसी को पता है, ये 1000 रुपए कब रखवाए, फरवरी में ना। अब इधर देखिएगा, मैंने कहा यार मैंने फेब में 1000 रुपए रखवाए और कितने महीने गुजर चुके हैं, तो 5 महीने में मिला तो नहीं है, पीएनएल पे इनकम नजर आ गई होगी, पीएनएल पे इनकम रिकॉर्ड कर दी होगी, एक्रू कर दी होगी, कितने महीने की एक्रू की होगी। इधर देखिए इन्होंने किया होगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 8% into 5/12। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस, 33 इसको राउंड करके ले लेते हैं, कितना ले लिया आपने, 33। अब जरा आओ इनकम स्टेटमेंट के पास जाओ और जरा इससे पूछो तुम क्या कहते हो। तो इनकम स्टेटमेंट आपको कहती है कि हमने जब सेविंग की तो हमारे पास कितनी इंटरेस्ट इनकम आई है, वहां से हो गई मैच आपकी। अब इसमें भी मसला है, ये 33 अभी मिला नहीं है, लेकिन ये क्योंकि एक्रूअल पे बनते तो प्रॉफिट में ऐड हो गया। जब मैं एडजस्टमेंट करूंगा तो 33 को वहां से और कहीं पर भी ऐड पैसा मिला ही नहीं है, कितने महीने बाद मिलना है, अभी 1 महीना और गुजरेगा फिर 6 महीने के 40 होंगे, 1000 का 8% 80 होता है ना, तो ये 6 महीने का नहीं है वरना 40 होता है, ये 5 महीने का 33 है, 40 मिलेंगे कितने मजीद 1 महीने बाद, तो अभी तो 31 जुलाई, वेरी गुड, तो अभी तो टाइम हुआ नहीं है। लेकिन चूंकि 5 महीने इसी साल के थे तो एक्रू करना लाजमी था, वरना पीएनएल गलत हो जाता, लेकिन कैश फ्लो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। असल में तो अभी सेविंग लिखा हुआ है, देखिए वो तो अब आप कॉर्पोरेट देखिए, हम हर चीज को ड्यूरिंग स्टडी कॉर्पोरेट लेवल से मतलब डिक्टो मैच नहीं कर सकते, बहुत सी चीजें हम यहाँ पढ़ते हैं, वहां जब रियल लाइफ में जाते हैं कुछ और ही होता है। आपने भी नोट किया होगा, मैंने भी जॉब किया, आई नो वेरी वेल। जब मैं यहाँ पढ़ता था बहुत सारी चीजें बड़ी डिफरेंट थी, वहां जाके इनिशियल स्टेज पे तो 1 महीने तो वो काम सिखाया उन्होंने मुझे, हालांकि मेरे पेपर निकले हुए थे लेकिन फिर भी सिखाया, क्योंकि वो माहौल उसमें एडजस्ट होना, उसको देखना, तो बहरहाल ये इतने कोई बिग इशू नहीं होते। फिल वक्त जो नजर आ रहा है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये हमारे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड हो चुका है। मैं सवाल यहाँ से स्टार्ट करता हूँ हमेशा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो जब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो क्या 33 ऐड हुआ है, पैसा मिल चुका है नहीं, और ये आपको पता ही है कहीं ना कहीं बैलेंस शीट पे रिसीवेबल में भी पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं बैलेंस शीट पे इसकी क्या एंट्री बनी होगी, रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट रिसीवेबल। अब इंटरेस्ट रिसीवेबल का कोई हेड तो नहीं है, अब कंपनी में सारे रिसीवेबल नहीं दिखाए जा सकते, वो किसी एक हेड में बहुत सारे डाल देते हैं, तो उन्होंने आपको बता दिया, नहीं उन्होंने आपको बता दिया है, सवाल में पढ़े, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट इज शामिल इंक्लूडेड इन एडवांस डिपॉजिट एंड प्री पेमेंट। अब मजे की बात यह है, एडवांस डिपॉजिट प्री पेमेंट तो वर्किंग कैपिटल में एडजस्ट होगा, तो अब वहां पे मैं जब वर्किंग कैपिटल में ये जो एडवांस डिपॉजिट और प्री पेमेंट का एंडिंग बैलेंस है 700, ओपनिंग में तो हो ही नहीं सकता, ये तो 5 महीने का आपने एंडिंग पे एक्रू किया है, इस 700 के अंदर कितना आपका इंटरेस्ट रिसीवेबल शामिल है, 33। तो जब मैं वर्किंग कैपिटल पे अकाउंट रिसीवेबल को लेके जाऊंगा, वर्किंग कैपिटल में इन्वेंट्री को लेके जाऊंगा, वर्किंग कैपिटल में एडवांस डिपॉजिट एंड प्री पेमेंट को लेके जाऊंगा, तो मैं 700 और 300 का डिफरेंस नहीं लूंगा, 700 और 300 का, वेरी गुड, 700 में से 33 माइनस करूंगा 667 और 300 का डिफरेंस जाएगा,
क्योंकि इसके अंदर कितना पैसा रिसीवेबल डेबिट हुआ है जो यहाँ शामिल है, जो कि अभी आपका कैश फ्लो नहीं आया। इज दैट क्लियर? दूसरी बात, एडजस्टमेंट से 33 को माइनस करना है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, अब आ जाए अगली एडजस्टमेंट। अगली एडजस्टमेंट बहुत टेक्निकल, बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है। थोड़ा सा मैं आपको उसका ब्रीफ एक ओवरव्यू दे दूं अगली एडजस्टमेंट का। अगली एडजस्टमेंट बेसिकली रिलेट कर रही है राइट इशू से। किससे रिलेट कर रही है? राइट इशू, राइट शेयर्स। ये आप लोगों को तो पता होगा, आप लोग कॉर्पोरेट लेवल पे है। सम टाइम कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट टू शेयर या राइट ऑप्शन या राइट टू परचेज शेयर्स एक ऑप्शन देती है, जिसको राइट ऑप्शन कहा जाता है। उस ऑप्शन में सिचुएशन ये होती है कि मार्केट रेट से कम पे आपको देगी कंपनी। अगर आप मार्केट रेट पे दे रही है कंपनी तो फिर फायदा है क्या? मार्केट से ले लो, मार्केट रेट से कम पे, लेकिन दे दी किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। फैक्टर लगा देती है, हर 10 के बदले 1, हर 5 के बदले 2, हर 10 के बदले 4, कोई फैक्टर लगा देगी। जिसके पास इतने शेयर है वो इतने शेयर खरीद सकता है इस रेट पे। अच्छा, प्रीमियम इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ प्रीमियम भी चार्ज करेगी शायद वो, लेकिन प्रीमियम का मतलब मार्केट में उससे भी ऊपर जा रहा होगा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, और ये पैराग्राफ जो है ना, कोशिश करना जितना मैं पढ़ूं उससे आगे नहीं पढ़ना। इस पैराग्राफ में 2 शिकार है, तो पहले मैं एक शिकार करूंगा, उसी पे रहना, फिर दूसरे शिकार पे जाएंगे। जुलाई 1, 2013, 2 शिकार से मुराद, मतलब ये तो मैंने एग्जांपल दी है, वो एक चीज से 2 शिकार वाली। इन्होंने पता है सीन क्या किया है? इन्होंने मार्केट में राइट शेयर फेंके, राइट शेयर से पैसा उठाया। वो पैसा जो उठाया ना, 1 महीने उसको रखा और 1 महीने बाद उस पैसे से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सारी लायबिलिटी पे कर दी। और मजे की बात ये इतना, मतलब इसमें मैं आपको चले बता देता हूं। देखें बैलेंस शीट पे ये कितनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये देखें लॉन्ग टर्म लोन 10% कितना मौजूद था, शॉर्ट टर्म लोन 10% कितना मौजूद था, 100। ये कितना हो गया? 2600। अब ये दोनों गायब हैं इस ईयर एंड पे, दोनों मौजूद, ये दोनों आपने री पे 100% कर दिए। अभी आप देखना राइट शेयर के जो पैसा आएगा ना, वो 2600 ही आ रहा है। और ये 2600 इसने उठाया राइट शेयर से, 1 महीने रखा और 1 महीने बाद वो पूरा पैसा कहां इस्तेमाल कर लिया? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन को पे कर दिया। अब ये 2600 का इनफ्लो भी दिखाना पड़ेगा फाइनेंसिंग में, और 2600 का आउटफ्लो भी दिखाना पड़ेगा फाइनेंसिंग में। इनफ्लो क्यों हुआ? इश्यूएंस ऑफ शेयर। अच्छा, एक ऐसा होता कि फॉरेन पैसे लेके उसी वक्त लायबिलिटी एडजस्ट होती ना, तो हम नहीं दिखाते, मसला नहीं होता, उस पर कैश तुम शो भी नहीं करते, हम बोलते थे लायबिलिटी डेबिट कैपिटल क्रेडिट, लायबिलिटी डेबिट कैपिटल क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे 2 अलग अलग तारीखें बताई गई है। और ये भी बता दूं, वो जो 1 महीने तक ये दोनों लोन आपके साथ चल रहे थे ना, तो 1 महीने का इन दोनों लोन पे आपने क्या पे किया होगा? इंटरेस्ट। क्योंकि ये आपने फौरन जुलाई 1, 2013 में रीपे नहीं किए। शेयर तो साल के पहले दिन इशू कर दिए, शेयर तो साल के, लेकिन जो पैसा आया वो कितने टाइम रखा अपने पास? ये वाली लायबिलिटी 1 महीने आपके लिए लायबिलिटी थी, तो 1 महीने का आपने इन दोनों पे क्या चार्ज किया होगा? और इसके अलावा वो कह रहे सवाल में, जो नीचे इंटरेस्ट आपको नजर आ रहा है ना 105, ये सिर्फ इसका नहीं है, इसके अंदर बोल रहे और भी इंटरेस्ट शामिल है। अब आ जाए एडजस्टमेंट की तरफ। मैंने आपको दोनों पॉइंट पहले से ही बता दिए, लेकिन फिर कहूंगा 1 बाय 1 देखना। पहले एक पॉइंट की एडजस्टमेंट सॉल्व करूंगा, फिर दूसरे पॉइंट की। जुलाई 1, 2013 साल का पहला दिन, कंपनी इशूड 1 राइट शेयर फॉर एवरी प्रीवियसली 5 हेल्ड, फॉर 5 प्रीवियसली हेल्ड शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 30% ऑफ द पार वैल्यू। पहले जरा सवाल में आओ, हमारे पास पार वैल्यू देख लो कितनी आ रही है, 10 रुपए। बाद दफा 1 रुपए भी दे देते, नोट कर लिया करें हमेशा। 10 रुपए का 30% 3 रुपए, 13 रुपए। अब आप कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, सर आप तो कह रहे थे कंपनी मार्केट से कम पे दे रही है, तो भाई 10 रुपए मार्केट वैल्यू थोड़ी है, 10 रुपए तो, और कितने का प्रीमियम ऐड किया? 3 रुपए का, कितने हो गए? ऑफर प्राइस क्या है? 13। ये बात कंफर्म है, मार्केट में ये शेयर 13 से ऊपर चल रहा है। अब ये देखिए, पहले आपकी 10,000 ये वैल्यू है, और एक शेयर कितने का था? तो इसका मतलब मार्केट में कितने शेयर थे? 1000 नहीं है, 3 0 ओमिट है, 1 मिलियन है, लेकिन अभी हम 1000 ही बोलेंगे। तो अब आप देखिए, कंपनी ने हर 5 के बदले 1 शेयर दिया और 30% पे। आगे एंड वाला जुमला बाद में पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने कहा वो कहानी किसी और तरफ जा रही है। तो मैं यहाँ पे आप बड़ी इंपॉर्टेंट वर्किंग करने जा रहा हूँ, और ये मेरे सवाल की जो है ना वर्किंग नंबर आपकी 6 हो जाएगी। शेयर कैपिटल तो बाद में बनाऊंगा, टी अकाउंट,
खान साहब पहले मैं क्या करूंगा, राइट शेयर की कैलकुलेशन करूंगा। क्या करूंगा, राइट शेयर की कैलकुलेशन, यानी जो मेरे राइट शेयर है वो जब मैंने इशू किए तो उसमें क्या इंपैक्ट आएगा। देखिए वर्किंग नंबर 6 और यहां मैंने हेडिंग डाली राइट शेयर। अच्छा, राइट शेयर की कैलकुलेशन करने के लिए मैंने कहा यार पहले मैं ये तो देखूं मेरे पास बिफोर राइट शेयर एग्जिस्टिंग शेयर्स मार्केट में कितने थे, बिफोर राइट इशू करने से पहले। तो पिछले साल की बैलेंस शीट पे 10,000 वर्क आपका कैपिटल है, 10 उसकी पार वैल्यू, 3 जीरो ओमिट है, 3 जीरो और है आगे, तो ये 1 मिलियन, लेकिन हम 3 जीरो गायब करके लिख रहे हैं। 1000 आपने शेयर्स पहले से मार्केट में थे। अब आपने कौन सी शेयर्स की क्वांटिटी निकालनी है, राइट शेयर्स। राइट शेयर का जो यहाँ फॉर्मूला है 10,000 मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई बाय 1/5, हर 5 के बदले 1, कितना आ रहा है 200। आपने 200 नए शेयर इशू करने। आपकी जो ऑफर प्राइस है राइट की, क्या वो आपका पार वैल्यू पे 30% प्रीमियम है, 10 + 3 = 13। अब आ जाए जर्नल एंट्री, कैश आपका डेबिट हुआ, एम आई राइट। कितने शेयर इशू किए 200, एक शेयर कितने का दिया आपने, जरा बताओ कितना आता है, 2600 रुपए आ गया। वही 2500 और 100 कितनी लायबिलिटी मौजूद थी, ओके ये 2000 है, ओके बाय मिस्टेक मैंने वो जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स है वो 10,000 लिख दिए, ये 10,000 नहीं है, ये 1,000 है, तो ये आपके 200 है, सही है। ऊपर तो सही है वो तो, हाँ ठीक है ना, वो तो मतलब क्वांटिटी थी ना, वो वैल्यू थी कैपिटल की, शेयर कैपिटल की वैल्यू डिवाइडेड बाय पार वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा अब यहाँ पे चूंकि आपने हमेशा शेयर कैपिटल किस पे क्रेडिट होता है, पार वैल्यू पे, और बाकी हेड कहाँ चले जाता है, शेयर प्रीमियम। तो ये 200 इंटू 10 और 200 इंटू 3, तो ये आपका हो गया 2000 और ये आपका हो गया 600। इज दैट क्लियर। अब खान साहब ने भी कहा था कि सर आप 2 टी अकाउंट बना दें, तो खान साहब की बात को सामने रखते हुए 2 टी अकाउंट में यहां बना रहा हूं। कौन सा टी अकाउंट, शेयर कैपिटल, और एज यूजुअल मैं अक्सर बनाता हूँ ये 2 टी अकाउंट, क्योंकि ये 2 टी अकाउंट आपके लिए जरूरी भी होते हैं। हाँ वैसे तो नहीं, अगर इसको बनाने इसलिए जरूरी है खान साहब, हो सकता है इसके अलावा और भी शेयर इशू किए हो, तो फिर ये टी अकाउंट हमारे बैलेंस, और अगर बैलेंस हो जाएंगे, ये शेयर कैपिटल अकाउंट है और ये शेयर प्रीमियम, ये वर्किंग नंबर 7 थी, ये वर्किंग नंबर 8 है और ये वर्किंग नंबर 9। तो शेयर कैपिटल का बिगनिंग और एंडिंग बताएंगे, प्रीमियम का बिगनिंग और एंडिंग। इधर देखिए हमारे पास शेयर कैपिटल का बिगनिंग बैलेंस था, अब कितना हो गया 12,000, सही है, 2,000 वहीं से बढ़े, 150 से 750, 600 वहीं से बढ़े, ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज फाइन। यानी हमारे पास ये प्रीवियसली शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना था 10,000, अब कितना हो गया 12,000, तो कितने से बढ़ गया, ये आपने जर्नल एंट्री में देखे ना, शेयर कैपिटल क्रेडिट कैश डेबिट, बैलेंस हो गया। ये था आपके पास 150, अब कितना आ रहा है, तो कितने से बढ़ा, ये वाला इंपैक्ट आ रहा है, कैश डेबिट शेयर प्रीमियम क्रेडिट। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये इंपैक्ट भी बिल्कुल ओके हो गया। अब बात यहां तक नहीं रुकेगी, एंड करके उन्होंने आगे कहानी और सुनाई है, और आगे कहानी जो सुनाई है अब उसकी तरफ चलते हैं। एंड यूटिलाइज द प्रोसीड, ये जो पैसे आए, कितने पैसे आए टोटल 2600, यूटिलाइज द प्रोसीड टू पे ऑल ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन एंड शॉर्ट टर्म लोन। लेकिन ये इशू कब किए थे, जुलाई 1 में, ये आपने लाइबिलिटी कब सेटल की, 1 महीने बाद, 2600 पूरी लाइबिलिटी पे हो गई। कह रहे इंटरेस्ट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई व्हेन बोथ लोन वर आउटस्टैंडिंग एंड सम अदर बैंक चार्जेस इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल चार्जेस। उसमें अब आपको टेंशन लेने की जरूरत, बारह हम इंटरेस्ट पेबल मेरे पास बैलेंस शीट पे है, मैं टी अकाउंट से पेड निकाल लूंगा, इंटरेस्ट पेड कैलकुलेट कर लूंगा। अब आ जाए एक इसमें, यहाँ पे चाहे आप टी अकाउंट नहीं बनाओ, लेकिन एक जर्नल एंट्री आपको शो करनी पड़ेगी। मैं टी अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट जर्नल एंट्री कर रहा हूँ।
10% लॉन्ग टर्म लोन डेबिट, एम आई राइट, लायबिलिटी पे कर दी। 11% शॉर्ट टर्म लोन डेबिट। अब देखो यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन है, आपको पता है इसको भी। अब मैं आपको सोल्यूशन भेजूंगा आईसीएमए का, देखिएगा इन्होंने दोनों को कहां पे एडजस्ट किया है, फाइनेंसिंग में, फाइनेंसिंग में एडजस्ट किया है। 2500 रुपए से ये लायबिलिटी जीरो हो गई, 100 से ये लायबिलिटी जीरो हो गई। शॉर्ट टर्म का रेट ज्यादा था, ठीक है, लॉन्ग टर्म का कम था। और आपने कैश को क्या कर दिया, 2600 रुपए जो आपके पास आए और चले गए, लेकिन एक महीना रहे। इनफ्लो भी दिखाओगे, आउटफ्लो भी दिखाओगे, बल्कि इश्यूएंस ऑफ शेयर्स इनफ्लो 2600, पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन 2500 का आउटफ्लो, पेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन 100 का आउटफ्लो, अलग अलग शो करोगे कैश फ्लो की कौन सी एक्टिविटीज में, फाइनेंसिंग। अब आ जाए नेक्स्ट एडजस्टमेंट, रिटेन अर्निंग का जो बैलेंस है वो किसकी पेमेंट के बाद है, डिविडेंड की। तो यहाँ पे हम अगला टी अकाउंट किसका बना देंगे, रिटेन अर्निंग का, ताकि हमें पता चल जाए। अच्छा मैं बहुत वर्किंग हो गई इस पेज पे, अगले पेज पे चला जाता हूँ। शेयर कैपिटल का क्या करना है आपको, बैलेंस शीट, टी अकाउंट, देखिए राइट, ओके। वर्किंग नंबर 10 के बाद वर्किंग नंबर 11 की तरफ जा रहा हूं, और रिटेन अर्निंग का कुछ भी नहीं है, छोटा सा टी अकाउंट बनेगा। और रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस था, एंडिंग बैलेंस भी है, डायरेक्ट बैलेंस शीट पे चलते हैं। ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास 900, एंडिंग है 1500। तो मैंने यहाँ पे लिखा ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास 900 एंड दिस इज, और यहाँ पे आता है पीएटी, प्रॉफिट। सवाल की इनकम स्टेटमेंट पे नीचे देखे 1099, कितना 1099, इसका मतलब हो गया टोटल 1999 1, लेकिन आखिर में 1999 मौजूद, इसका मतलब है आपने क्या पे किया है, 499 का डिविडेंड। कौन सी एक्टिविटी में, आउटफ्लो। और कुछ लोग बोलते हैं सर ये तो डिक्लेयर हुआ, पे तो नहीं हुआ। भाई अगर पे नहीं होता ना तो बैलेंस शीट पे क्या नजर आती, हाँ देखो बैलेंस शीट पे अकाउंट पेबल है, शॉर्ट टर्म है, इंटरेस्ट है, बैंक को पता नहीं कौन कौन सी लायबिलिटी है, लेकिन क्या मौजूद नहीं है। अब एक और बड़ा अहम इंपैक्ट, आखिरी एडजस्टमेंट है, उसके बाद बैलेंस शीट पे जाऊंगा, प्रोविजन का इंपैक्ट। जरा देखिए, कह रहे ऑन रिसिप्ट ऑफ द एडवाइस फ्रॉम लीगल एडवाइजर as to probable loss of court case, provision for legal claim has been recorded in profit and loss 250। IAS 37 याद है, provision is a liability of uncertain timing or amount, expense debit payable। अब expense debit तो हुआ लेकिन अभी पे, लेकिन वो expense पीएनएल को चार्ज हो गया, आपके प्रॉफिट को उसने नॉन कैश आइटम है, दोबारा क्या करोगे, एड बैक। अब आप देखो जरा ऊपर आ जाओ, जरा बैलेंस शीट पे देख लो, पिछले साल कोई प्रोविजन था, आज प्रोविजन है, और वहां पर भी 250 लिखा हुआ है। अगर आप चाहें, वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन ओनली फॉर यू मैं यहाँ पे एक टी अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ, जिसकी जरूरत नहीं थी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक चीज ध्यान में रहेगी कि प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम जो हमने एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड की है, वो लाइबिलिटी सिर्फ रिकॉर्ड की है पे, इसका ओपनिंग में कोई बैलेंस मौजूद, एंडिंग में कितना बैलेंस आ रहा है, तो ये रिकॉर्ड हुआ है ना, एक्सपेंस डेबिट पेबल, तभी तो लायबिलिटी आ रही है। तो ये जो आपने रिकॉर्ड किया है, तो एक्सपेंस डेबिट होने के साथ साथ कहाँ चार्ज हुआ होगा, एक्सपेंस कहाँ गया होगा, नहीं लायबिलिटी तो है पीएनएल पे। सवाल खुद कह रहा है, सवाल पढ़े, सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑन रिसिप्ट ऑफ एडवाइस फ्रॉम लीगल एडवाइजर एज टू प्रोबेबल loss of court case, provision for legal claim has been recorded in profit and loss। अब आप मुझे बताओ, मैं जब कैश फ्लो बनाऊंगा, आप लोग बनाएंगे, तो आप स्टार्ट कहां से करोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें सब कुछ हो चुका है, सिर्फ क्या रह गया है, टैक्स। तो इसका मतलब है ये वाला लॉस भी क्या हो चुका है, माइनस। क्या कैश का आउटफ्लो हुआ है, एडजस्टमेंट करते वक्त दोबारा एड बैक कर लोगे, वेरी गुड, ठीक है। अब आ जाए, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक सफर मुकम्मल हुआ, A4 एडजस्टमेंट, लेकिन अभी दूसरा सफर कंटिन्यू जी, तो फिर तो हाँ फिर लायबिलिटी होती भी नहीं। अब आगे आ जाए, अब मैं देखूंगा B4 बैलेंस शीट। B4 बैलेंस शीट के पास जाएंगे, आज इस पे बड़ा अहम इंपैक्ट आपको सिखाऊंगा बैलेंस शीट देखते हुए। सबसे पहले दिया हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये अकाउंट बना दिया,
इंटेंजिबल एसेट का टी अकाउंट बना दिया। क्या मैंने लॉन्ग टर्म लोन और एडवांस का टी अकाउंट बनाया? अगर आप चाहो तो बना दो, वैसे अच्छा है बना देते हैं। ये आपके एडवांसेस बढ़ गए हैं। पहले आपने कितना लोन दिया हुआ था लोगों को? 400। अब कितना दिया हुआ है? यानी आपने और लोन दे दिया। कितना लोन आपने लोगों को और दे दिया? जब आपने लोन दिया तो कैश आया या गया? कैश आया। हाँ, ये इन्वेस्टमेंट है, ये लोन लिया नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन लिया नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। ओपनिंग बैलेंस था 400, एंडिंग बैलेंस है तो कितना कैश और चला गया? लॉन्ग टर्म लोन डेबिट, कैश क्रेडिट। इज दैट क्लियर? अब आ जाए नेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास है इन्वेंट्री। इसको तो कहां लेके जाएंगे? बस दोनों का डिफरेंस 100 रुपए का आ रहा है, फिर ये तकरीबन 200 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये डिफरेंस 300 का नहीं है, सॉरी यहाँ 400 का नहीं है। इसमें वो 33 माइनस करके लेके जाओगे। वो 33 तो आप वहां पे क्योंकि इनकम में आ चुका है माइनस करोगे एडजस्टमेंट में। अब एक मसला सुने गौर से, मैं कुछ चीजें डिफरेंट कलर के मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूँ, कोई वजह है। ये ग्रीन मार्कर यूज कर रहा हूँ, बताए नजर आ रहा है आप लोग? ये सेम है, मैंने तो ग्रीन, ये थोड़ा मल्टीमीडिया था ना। बाहर जब आप लोग रिकॉर्डिंग सुनोगे तो इंशाल्लाह आपको अलग नजर आएगा। अच्छा, ये देखिए हमारे पास ये मैंने जो है वो करंट अकाउंट, सेविंग, इसके अलावा ओवरड्राफ्ट, ये सारी चीजें किसमें काउंट होंगी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब एक वर्किंग में कर रहा हूं अलग से, किसकी वर्किंग करनी पड़ेगी मुझे? हाँ, जैसे ही मैं यहां पहुंचा मैंने कहा भाई एक वर्किंग कर लो, कैश एंड कैश, ठीक है। इसकी वर्किंग में दो चीजें लेके जाऊंगा, एक मैं लिख दूंगा ओपनिंग और एक मैं लिख दूंगा एंडिंग। तो मेरे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग भी आ जाएगा और एंडिंग भी आ जाएगा। तो हम यहाँ कैलकुलेट करने जा रहे हैं एंडिंग और यहाँ कैलकुलेट करने जा रहे हैं बिगिनिंग, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्क्रिप्शन। मेरे पास कितनी चीजें हैं इस हेड के लिए? 3। नंबर 1 करंट अकाउंट, नंबर 2 सेविंग अकाउंट, नंबर 3 बैंक ओडी। ओवरड्राफ्ट तो खाली ओडी, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ओवरड्राफ्ट, राइट। करंट अकाउंट देखो जरा, करंट अकाउंट आपके पास पहले भी था और अब भी है। पहले था 900, नहीं सॉरी, पहले था 1500, अब कितना है? 500, ऐसे ही है। पहले था 1500, ये बिगिनिंग, अभी कितना है? सेविंग अकाउंट पहले नहीं था, अब 1000, ठीक है। अब इधर आ जाओ ओवरड्राफ्ट, क्योंकि ये भी इसी में काउंट होता है। ओवरड्राफ्ट कितना है आपके पास नीचे? पहले 50 था, अब नहीं है। पहले 50 था, अब नहीं है। तो पहले था 50 जो कि है 0। इसका मतलब ये हो गया, ये ओपनिंग है 1550 और एंडिंग है 1500। तो इसका मतलब है आपका जो आंसर है, नहीं आंसर मतलब आपका आंसर जो है ना 50 माइनस में आना चाहिए। आपका नेट कैश इनफ्लो 50 किस में आना चाहिए? माइनस में। तो उस पर 1550 ऐड करेंगे ओपनिंग, तो खुद ब खुद ही कितना हो जाएगा? 1500। अभी मैं आपको शो करता हूँ ताकि आप देख लीजिएगा वहां पे। बहरहाल अगर वैल्यू मैंने सारी कैलकुलेट कर दी, कुछ भी करना पुटिंग करनी है वो मैं आपको शो कर देता हूँ, अभी दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो ये 50 रुपए का डिफरेंस है। आपका नेट आउटफ्लो हुआ है 1550 से 1500 पे आ गए आप लोग, तो आउटफ्लो आएगा 50 का। 50,000 है, 3 जीरो ऑमिट करके हम जा रहे हैं। बहरहाल अब ये तीनों चीजें पूरे सवाल में कहीं पर भी कंसीडर नहीं होंगी। दोबारा ऊपर चलते हैं, कहां तक पहुंचे थे हम? पहुंचे थे ये सेविंग करंट अकाउंट, इसके साथ साथ ओवरड्राफ्ट को भी देख लिया, इक्विटी का टी अकाउंट बना दिया, प्रीमियम का भी बना दिया, सरप्लस का हो गया, रिटेन अर्निंग हो गया, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन हो गए, अकाउंट पेबल तो कहां जाएगा? अब इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट पेबल आपके पास 100 और 200 ऐसा ही है। 200 था, अब कितना रह गया? लेकिन इस पे वो इनकम स्टेटमेंट पे भी है, उसको भी देखेंगे ताकि मैं एक्चुअल पेड निकाल सकूंगा। इंटरेस्ट पेड निकलेगा ना यहाँ से, कल भी तो बनाया था इंटरेस्ट पेबल, वर्किंग नंबर 15, और दिस इज फॉर इंटरेस्ट पेएबल। ये जो इंटरेस्ट पेबल का टी अकाउंट बना रहे हैं, कैन यू टेल मी के ओपनिंग कितना था अभी?
200, एंडिंग कितना है 100, ओपनिंग था 200, एंडिंग है 100। जरा देखो पीएनएल पे कितना चार्ज किया है, फाइनेंशियल चार्जेस 105। क्या एंट्री बनाई होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल, तो ये टोटल हो गया 30। क्या एंड में आज लायबिलिटी 305 है, कितनी लायबिलिटी है, तो कितना आपने पे कर दिया, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट, ये एक्चुअल कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद माइनस होगा 205, और एक मरतबा एड बैक करोगे कितना, वेरी गुड 105 एड बैक होगा। हाँ, पिछला सवाल जो मैंने आज करवाया था उसमें वही एक्सपेंस फॉर द ईयर था, वही पेड, तो वही सेम ऐड हुआ था और सेम लेस हुआ था। ये कल वाला कॉन्सेप्ट है। फिर दोबारा जो B4 बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं हुई है अभी B4 बैलेंस शीट C4 कंप्लीट नहीं हुई है, तो हम आगे चलते। अब आ जाए, ये भी हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम का टी अकाउंट हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं हुआ। 400 से कितना हो गया 300, 400 इसका ओपनिंग बैलेंस है और 300 आपके पास इसका कौन सा बैलेंस आ रहा है, क्लोजिंग। तो आपने कहा भाई ये टैक्स पेबल और ये कौन सी वर्किंग है, सही कहा था हमारे खान साहब ने, इसमें अच्छी खासी वर्किंग होगी। टैक्स पेबल ओपनिंग बैलेंस कितना बताया था, श्योर, और एंडिंग कितना है 300। अब जरा देखो कितना आपने पीएनएल पे चार्ज किया है, पीएनएल पे आपको नजर आ रहा है 329, कितना है 329। तो क्या एंट्री बनाई होगी, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेबल क्रेडिट, तो ये आपका हो गया 729, एम आई राइट। 729 में से अब सिर्फ कितनी लायबिलिटी है, तो अब इसका मतलब है आपने 429 एक्चुअल कैश का, जब आप कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद दो चीजें माइनस करोगे, इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड, 205 और 429। मेरा ख्याल है बैलेंस शीट चेक कर लेता हूं, टैक्स के बाद कोई हेड नहीं है, इनकम स्टेटमेंट में से चीजें देख ली थी। अब आप कैश फ्लो बना सकते हो। देखो सारी चीजें मैंने तकरीबन 16 वर्किंग की है और ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। अब मैं आपको क्विक जो हमारे आईसीएमए के पास पेपर का सॉल्यूशन था वो मैंने अटैच करके दिया था बच्चों को, मैं आपको भी यहाँ शेयर कर देता हूँ, मैं आपकी फाइल में ऐड भी कर दूंगा ताकि आप लोगों को, मैंने पिछला सवाल भी कंप्लीट कर दिया है, बल्कि मैं ऐड कर भी देता हूँ अभी हाथों हाथ। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है ना, यस। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका, यस, गैलेक्सी पर है ना। अच्छा, ये गैलेक्सी की देखिए, ये मैंने अच्छा खुद भी बनाया हुआ था, ये मैंने सुबह मॉर्निंग में सॉल्व नहीं किया है, ये मैं आपको बताया तो, ये मैंने पहले कभी सॉल्व किया होगा तो अटैच कर दिया होगा, हो सकता है मैंने आईसीएमए के गैलेक्सी इंटरनेशनल लिमिटेड, ये तो वर्किंग है। अब मेरी वर्किंग कहीं कहीं पे ज्यादा कम, यहाँ मैंने 14 वर्किंग की थी, आज आपने कितनी कर दी मैंने, हाँ, तो वो डिपेंड करता है। अच्छा, अब ये देखिए, ये मेरा अपना है, आप आईसीएमए की वेबसाइट पे भी देख लीजिएगा, इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, लेकिन मेरा अपना भी अल्हम्दुलिल्लाह सोल्यूशन यहाँ बना हुआ है और आप देख सकते हैं। मैं कॉपी करता हूँ, एक मिनट जरा आपकी स्क्रीन पे, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं जो बाद में क्लास लेंगे उनको भी ये चीजें जो है, हाँ, तो बिगिनिंग 1450 लिया हुआ है हमने, वहां सही कर, अच्छा पता है हमसे वहां गलती हो गई, पूछे क्या, हमने 50 ओवरड्राफ्ट है, ये लाइबिलिटी है, वेरी गुड, ये 50 ओवरड्राफ्ट है। एक मिस्टेक स्टूडेंट्स आप लोग सुन लें, और खास तौर पे वो स्टूडेंट, खास तौर पे वो स्टूडेंट जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे, तो वो एक पॉइंट को नोट कर लें। हो सकता है जब आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो उसी वक्त आपको एक पॉइंट क्लिक हो जाएगा कि बाय मिस्टेक जो है वो हमने जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर रहे थे, ओवरड्राफ्ट जो कि लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी जब हम नेट निकालेंगे तो क्या करते हैं, माइनस। तो भाई ये बाय मिस्टेक हमसे प्लस हो गया था, ये 1550 नहीं है, ये है 1450। अब हमारा आंसर जो है ना वो 50 नेगेटिव नहीं आना चाहिए, 50 प्लस में आना चाहिए, क्योंकि 50 प्लस आएगा तो उसमें कितना ऐड करेंगे 1450, तो आंसर कितना आ जाएगा 1550। और ये आंसर मैंने यहाँ पे शेयर भी किया है और आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा, ये मैंने पहले कभी सॉल्व किया था, तो मैंने ये एक मिनट इसको थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज बेहतर कर देता हूँ ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो। समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए सारी वैल्यूएशन खाली आपको प्रूफ करवा देता हूँ, देखिए
1428 सवाल में मौजूद है। 105 इंटरेस्ट एक्सपेंस था अभी जो कि चार्ज हुआ है। पे 105 नहीं हुआ है, 205 हुआ है। ठीक है, ये देखिए नीचे आ रहा है 205 पे, ये देखिए नीचे नजर आ रहा है। 2000 रुपए डेप्रिसिएशन एडबैक हो गया, 200 की अमोर्टाइजेशन एडबैक हो गई, 250 का प्रोविजन अभी पे थोड़ी हुआ है, एडबैक हुआ। 33 की इनकम आई थोड़ी है, पीएनएल में शामिल हो गई है, लेस बैक कर दी, लेस कर दी। 50 का गेन ऑन डिस्पोजल, क्योंकि वो कौन सी एक्टिविटी का इनफ्लो है, इन्वेस्टिंग, वहां पूरा अमाउंट दिखाया होगा मैंने, ये रहा सेल ऑफ पीपी 250, इस 250 में ये 50 ऐड हो चुका है। फिर इधर आ जाए, ये तो आपने डायरेक्ट वहां से ली, इसको देखो मैंने 67 किया है, वो मैं नेट करके लेके गया हूँ। 33 माइनस करके फिर डिफरेंस लिया है। आपने कहा था ना वो 400 और 300 का डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना, 700 और 300 का डिफरेंस नहीं आएगा, 400 नहीं आएगा। हाँ राइट। उसके बाद ये सारे इंपैक्ट यहाँ ले लिए, टैक्स, इंटरेस्ट पेड, वही 4 स्टेप जो मैं कहता हूँ ना, 4 स्टेप देख लो। पहला स्टेप ऑपरेटिंग में प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लो, दूसरा स्टेप में क्या कर दो, एडजस्टमेंट, तीसरे स्टेप में क्या कर दो, चेंजेस इन, और चौथे स्टेप में 2 चीजें माइनस करो, इंटरेस्ट और टैक्स। सबसे मेजर है ही ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग में इस दफा एक चीज एडिशन आ गई, वो आपने लोन जो दिया है, वो जो आपने क्या दिया है लोन, वो आपका इस पे इन्वेस्टिंग में एडिशनल आ गया, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना। पहले 400 थी, अब 900 है, कितनी इन्वेस्टमेंट और हो गई, 500 का। देखो मैंने ये दिखाया आउटफ्लो, बाकी वही एक एसेट बेच दिया, पैसे आ गए, एक एसेट खरीद लिया, पैसे, एक एसेट यहाँ इजाफी और खरीदा है साल के पहले दिन, इंटेंजिबल एसेट 1000 का सॉफ्टवेयर जो खरीदा था, आउटफ्लो। ये 1950 का माइनस पे, ये 2499 का पॉजिटिव। क्या आपने शेयर्स का 2600 रुपए दिखा दिया, ये देखो मैंने आउटफ्लो अलग अलग दिखाया है, तो ये खुद ही नेट ऑफ हो गया, सिर्फ डिविडेंड जा रहा है यहाँ पे, और ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस है, और ये मैंने फाइल यहाँ पे अटैच भी कर दी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास का इंशाल्लाह आखिरी सवाल वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। वैसे ये आज का तीसरा सवाल है, क्योंकि हमने कल एक सवाल किया था कैश फ्लो का, आज हमने क्वेश्चन 2 से स्टार्ट किया, शहरी लिमिटेड, फिर हमने एक अच्छा सवाल किया अभी थोड़ी देर पहले, गैलेक्सी इंटरनेशनल लिमिटेड। अब हम जा रहे हैं 5 स्टार कंपनी का कैश फ्लो अटेम्प्ट करने। अच्छा सवाल है, और ये इंशाल्लाह आज का आखिरी सवाल। द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ऑफ 5 स्टार कंपनी इज एज फॉलोज। एज यूजुअल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर 0 था, अब 35 है। ये बिल्कुल वही एडजस्टमेंट है जो भी लास्ट क्वेश्चन में आई थी ना, कि वहां भी 0 था और वो 800 हुआ था, और हकीकत में वो 800 का नहीं, कितने का खरीदा था, 1000 का। यहाँ पे आप देखेंगे, आई थिंक जितना मुझे याद है सवाल की एडजस्टमेंट, इसने ड्यूरिंग द ईयर खरीदा, मिड ऑफ ईयर पे, और 40 का लिया है। अब ये कितने का बच गया, 35 का, और ये मिलियन में बात हो रही है, तो 5 मिलियन का क्या हो जाएगा, एमोर्टाइजेशन। फिर ये इन्वेंट्री जो है आपको पता है, ये वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, रिसीवेबल वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये आपका नहीं, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की थी। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट जो है ना कम हुई है, ये आपने बेची है, और ये आपने 150 कम हो रहा है, लेकिन ये आपने प्रॉफिट में बेची है, वो लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में। उसके बाद ड्यू फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये वहीं जाएगा, ये भी रिसीवेबल ही होता है, ट्रेड रिसीवेबल, ये कहाँ जाएगा, वर्किंग कैपिटल में। ड्यू फ्रॉम, ये जो आपका है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये भी आपकी वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, इससे मुझे एक बात याद आ रही है कि हम जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे, तो मैंने वो कुछ सवाल आपको होमवर्क दिए थे आखिरी में, उनके सोल्यूशन मैंने शेयर किए थे या नहीं किए थे, मेरा ख्याल है मैं उनके सोल्यूशन शेयर करना भूल गया ना। 1-2 सवाल होमवर्क दिए थे, तो मैं 5 पेपर के थे, वो मैं शायद भूल गया हूँ, तो मैं, चलो मुझे यहाँ से बात याद आ गई, मैं इंशाल्लाह ये भी कोशिश करूंगा कि जब आपको सुबह चीजें फॉरवर्ड करूं, तो मैं आपको वो इंशाल्लाह उसके भी सोल्यूशन फॉरवर्ड कर दूं। अच्छा, अब इसमें कैश एंड बैंक बैलेंस, ये तो हमें रिकंसाइल करना है। ये खान साहब आप देख रहे थे, मैं जरा दोबारा आपको बता दूं, ड्यू फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, वो रिसीवेबल है आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट, तो ये भी आपका कहाँ जाएगा, वर्किंग कैपिटल। उसके बाद ये इक्विटी, अच्छा इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट ज्यादा है शेयर कैपिटल में, क्योंकि इसमें एक तो वो शेयर इशू किए जिसमें कैश नहीं आता, कौन से शेयर है, बोनस शेयर्स। लेकिन अभी हमने पिछले सवाल में क्या किया, राइट शेयर इशू किए, और राइट शेयर के बाद हमारा वो टी अकाउंट खुद ब खुद ही क्या हो गया था, बैलेंस, शेयर कैपिटल का भी और शेयर
प्रीमियम का भी। लेकिन यहाँ आप देखोगे मैं जब बोनस शेयर की एडजस्टमेंट कर भी दूंगा ना, तब भी मेरा ये दोनों अकाउंट जीरो, मजीद उसमें इजाफा हुआ है। तो इसका मतलब है फिर आपने वो शेयर किसके अगेंस्ट इशू किए होंगे? कैश के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? कैश के अगेंस्ट इशू किए होंगे। तो वो सवाल में लिखा हुआ भी है, ये बात भी लिखी हुई कि हमने इसके अलावा भी शेयर कैश के अगेंस्ट इशू किए। फिर आ जाइए लोन नोट्स, ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटी, ये भी कम हो गई। और इसके अलावा इस सवाल में जर्नल रिजर्व भी है, 20 मिलियन से रिजर्व भी बढ़ गया, रिटेन अर्निंग से ट्रांसफर किया होगा। डेफर्ड टैक्स से गवर्नमेंट ग्रांट का करंट पोर्शन भी है, नॉन करंट पोर्शन भी है, ठीक है, क्योंकि हम वो कुछ आहिस्ता आहिस्ता उसको डीजीआई से जीआई में लेके जाते हैं, तो लायबिलिटी कम हो रही होती है। ट्रेड पेबल नॉर्मल है, वर्किंग कैपिटल, टैक्स का टी अकाउंट बनेगा, गवर्नमेंट ग्रांट का भी टी अकाउंट बनाऊंगा, और मजीद ग्रांट आई है। अभी आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको जब देखें, ये देख लें 200 और 125, ये दोनों मिला के ओपनिंग कितना है, लेकिन एंडिंग तो 625 है। नहीं, आपकी ओपनिंग गवर्नमेंट ग्रांट कितनी थी? 325, एंडिंग कितनी है? इसका मतलब है इस साल गवर्नमेंट ने आपको कितनी और दे दी ग्रांट? कितनी ग्रांट और दी? 300 रुपए कैश और आया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आगे आ जाएं, डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट, ये एडजस्टमेंट आपकी शुरू हो गई है, वही रिक्वायरमेंट है। विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्ट मैं सवाल को शुरू कर रहा हूँ। पहली एडजस्टमेंट, सेल प्रोसीड, आपने एक एसेट बेचा है 10 मिलियन का, जबकि उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? तो इसका मतलब है 0.5 मिलियन का क्या हुआ है? गेन हुआ है। तो मैं एज यूजुअल वर्किंग से स्टार्ट ले रहा हूँ, और सबसे पहली जो वर्किंग होगी उसमें हम लोग जो है वो पीपीई का तो टी अकाउंट बना देंगे, लेकिन यहाँ पे एक एंट्री बना रहा हूँ, कैश डेबिट हुआ 10 मिलियन, ऐसे ही है। अच्छा, हम यहाँ लिख देते हैं रुपीज इन मिलियन में हम बात कर रहे हैं, और तो 10 मिलियन का कैश आया हमारे पास, जबकि पीपीई की बुक वैल्यू कितनी थी? तो बाकी आपका 0.5 कहाँ जाएगा? गेन ऑन डिस्पोजल 0.5, ठीक है। उसके साथ ही बेहतर है कि चूंकि वो अकाउंट तो लाजमी बनाना पड़ता है, कौन सा टी अकाउंट? पीपी का अकाउंट। तो यहाँ पे हमने वर्किंग 2 में एक अकाउंट स्केच किया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। तो सवाल में देखें, हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 630, एंडिंग कितना है? ये चेक कर लिया करें ओपनिंग कॉलम, ये ओपनिंग या एंडिंग, वाजब आप कहीं आगे पीछे ना हो, ये रहो, ठीक है। वैसे तो सीक्वेंस यही होती है, लेकिन फिर भी आज मैं सुबह एक सवाल सॉल्व कर रहा था, IS 8 का आपके एंड आउट में भी होगा, वहां ईयर रिवर्स थे, तो ये भी चेक कर लिया करें। 630 से कितना हो गया? 850। तो एक मिनट, ये भाई कहाँ चला गया? 650 से ये हो गया 830 ना, तो ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 650, और एंडिंग बैलेंस कितना बता रहे? 830। आगे ये कह रहे हैं आपसे कि करंट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और पीपीई क्रेडिट। बल्कि मुझे एक एंट्री और भी बनानी है, डिस्पोजल वाली। डिस्पोजल कितने का हुआ? 9.5 मिलियन का, और जो डेप्रिसिएशन है वो कितना हुआ? 130 था, ओके 130, डेप्रिसिएशन आपका 130, और चलिए इतना पॉइंट छोड़ दें, और ये आपका 830 एंडिंग बैलेंस था। फिर आगे बढ़ते, कंपनी हैड पेड अ डिविडेंड ऑफ 25 मिलियन, ये डिविडेंड कहां से दिया होगा? हाँ, अब मेरे पास बैलेंस शीट पे डिविडेंड पेबल तो नहीं था, तो अब मैं रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट बनाऊंगा। लेकिन मैंने एक बात बोली थी कि रिटेन अर्निंग में एक चीज और भी एडजस्ट होगी इस सवाल में, जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व भी आपने क्रिएट किया है, और जर्नल रिजर्व कहाँ से क्रिएट होता है? रिटेन अर्निंग से। तो मैं 2 टी अकाउंट पैरेलल बना देता हूँ। एक टी अकाउंट किसका बनाऊंगा यहाँ पे? और ठीक है, ये मैंने अकाउंट रिटेन अर्निंग का बना दिया, रिटेन अर्निंग अकाउंट, और ये GR अकाउंट, जर्नल रिजर्व अकाउंट, दोनों की नेचर क्रेडिट है। वर्किंग नंबर 3, वर्किंग नंबर 4, ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा। अब यहाँ 2 चीजें हैं, एक तो रिटेन अर्निंग से डिविडेंड गया, और रिटेन अर्निंग से जर्नल रिजर्व बना, ठीक है। तो पहले तो बताओ रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस, सवाल में बैलेंस शीट पे आ जाओ,
और इधर देखिएगा रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस 40 था, एंडिंग कितना है 66। तो ओपनिंग बैलेंस 40 था, एंडिंग आपका 66 है। आपने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है 25। डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया है 25। तो यहाँ पे आपने 25 जो है वो रिटेन अर्निंग से डिविडेंड डिक्लेयर किया। जर्नल रिजर्व में नजर आ रहा था, अगर आप देखिए जर्नल रिजर्व का जो हमारे पास सवाल में 100 से कितना हो गया 120, रिजर्व कितने से बढ़ गया। और ये बात एडजस्टमेंट पे भी लिखी हुई है, ₹20 मिलियन ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। तो हमने यहाँ पे कहा कि भाई रिजर्व का बैलेंस जो कि इनिशियली इट वाज 100, नाउ दिस इज 120, तो कितने से बढ़ गया ओके भाई, एक बाय मिस्टेक मैंने यहाँ 650 लिख दिया है और शर्मा कह रहे कि सर ये 630 है। ओके शर्मा, ये 50 है, अच्छा वो मैंने आगे पीछे वैल्यू लिख दी होगी, और ये 850 है, ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि ये अकाउंट तो आपका अल्टीमेटली क्या हो गया 120 पे, इसको तो आपको टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, एडजस्टमेंट भी आपको बता दी, 20 आपने ये ट्रांसफर किए। अब आपका जो है ना डिफरेंस जो है वो इस साल का PAT, व्हाट इज PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो पहले तो अभी जरा क्रेडिट वाले तीनों 111, उसमें से आप 40 माइनस कर दें, 111 माइनस 40, 71 इज योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हमारे पास अगली एडजस्टमेंट है, सॉफ्टवेयर वाज परचेज ऑन Jan 1, 2013, हमारा ईयर एंड है जून 2013, 6 महीने पहले लिया है, तभी तो पिछली बैलेंस शीट पे ये मौजूद। अब आप देखें, जब मैं सवाल पढ़ रहा था सॉफ्टवेयर 0 था, अब कितना हो गया, जबकि कह रहे हमने 35 को थोड़ी लिया था, तो बाकी 5 से क्या हो गया एमोटाइजेशन हो गई। अब आप देखिए ना, जैसे जैसे हम सवाल करते रहते अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग के कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं, तो मैं नोट करता हूँ कि आप लोग खुद से आंसर देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है जो कि इंटेंजिबल एसेट होता है, और ये वर्किंग नंबर आपका 5, और एसेट का ओपनिंग डेबिट साइड पे होता है वो 0 था, एंडिंग 35 है, लेकिन खरीदा कितने का था 40 का, आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये 5 से क्या हो चुका है एमोटाइज कितने 5, तो ये आपका 40 पे टी अकाउंट इक्वल हो गया। अब आ जाए अगली एडजस्टमेंट, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोनस शेयर्स, ये नई चीज आ रही है। अच्छा, बोनस शेयर का तरीका ये होता है, पहली प्रायोरिटी हमेशा शेयर प्रीमियम को देनी चाहिए, और ये कह रहे हमने भी उसी अकाउंट को यूज किया है बोनस शेयर के लिए। इन्होंने भी कौन से अकाउंट को यूज किया, शेयर प्रीमियम अकाउंट को, राइट। तो एक पेन जरा लाइट चली गई है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये बड़ी एक अच्छी एडजस्टमेंट आ रही है, हम डिस्कस कर रहे थे, इशूड इक्विटी बोनस शेयर्स ऑफ 1 फॉर एवरी 4 हेल्ड। कंपनी ने बोनस शेयर दिए हैं 1 फॉर एवरी 4, जिसके पास 4 शेयर है उसको 1 मिलेगा। अच्छा, अब शेयर बोनस जब कंपनी इशू करती है, बेसिकली ये स्टॉक डिविडेंड है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किए जाते हैं, इसमें कोई इनफ्लो नहीं होता, कंपनी के पास कोई इनफ्लो इसमें नहीं होता, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके शेयर्स जो है वो इशू किए जाते हैं। तो बहरहाल अब कंपनी ने जिसके पास 4 शेयर थे प्रीवियसली, उसको कितने शेयर फ्री में और दे दिए, 1। अच्छा, बेहतर होता है कि शेयर प्रीमियम अकाउंट से एडजस्ट की जाए, और ये खुद भी कह रहे हैं शेयर प्रीमियम अकाउंट या शेयर प्रीमियम रिजर्व इज यूज फॉर दिस इशू ऑन Jan 1, 2013, मिड ऑफ द ईयर, क्योंकि आपका ईयर एंड जून 30 है। कह रहे आपका अकाउंट बैलेंस नहीं आएगा, देयर वर आल्सो कैश शेयर इशूड ऑन March 1, 2013। तो अब यहाँ पे 2 टी अकाउंट आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, एक तो वो हमें स्केच करने पड़ेंगे, एक आपका टी अकाउंट शेयर कैपिटल का, और दूसरा आपका टी अकाउंट शेयर प्रीमियम का। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे बड़ा अहम पॉइंट जो है वो ये है कि हम बोनस शेयर्स की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, 2 टी अकाउंट में आपके सामने रख रहा हूँ पैरेलल, ये हमारे लिए वर्किंग नंबर 5 तक हमने की थी 6, और ये 7, ये मैंने कहा शेयर कैपिटल का अकाउंट, और ये मैंने कहा शेयर
प्रीमियम का अकाउंट, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस पहले दोनों का देख लेते हैं। हमारे पास शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस सवाल में मौजूद है 300 और शेयर प्रीमियम का 85। मैंने यहाँ पे लिखा ये है 300 और ये है 85। अच्छा, अब 300 के साथ जरा पार वैल्यू देख लें, यहाँ पे ₹1 है, पिछले सवाल में ₹, इसका मतलब है अब मुझे हाँ चेक करने की जरूरत नहीं है। मेरे पुराने शेयर्स कितने थे? 300। कितने शेयर्स थे? मैं चले अब मैं ये बोनस शेयर्स की नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेशन करने जा रहा हूं ना, तो एग्जिस्टिंग शेयर्स चले लिख देता हूं मैं। एग्जिस्टिंग शेयर्स मेरे हैं 300। कैसे? मेरा शेयर कैपिटल कितना है और एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है? 1, तो कितना हो गया? 300। अब जो मैं बोनस शेयर्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करने जा रहा हूं, 300 नहीं, हर कितने के बदले कितने? ओके ओके, 1/4 75 मिलियन शेयर्स और इशू होंगे। अब जब मैं शेयर इशू कर रहा हूं 75 मिलियन, तो शेयर कैपिटल बढ़ता है। जब शेयर कैपिटल बढ़ता है तो शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। अब कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? शेयर प्रीमियम। इन्होंने कहा था कि हमने इस इशू के लिए कौन से रिजर्व को यूज करना है, क्योंकि बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है, बेसिकली ये स्टॉक डिविडेंड है, इसमें कोई भी इनफ्लो, पिछले सवाल में राइट शेयर थे उसमें इनफ्लो हो रहा था, ये इनफ्लो शेयर प्रीमियम डेबिट शेयर कैपिटल। अब देखो मैंने यहाँ पे शेयर प्रीमियम को कितना एडजस्ट कर दिया? 75, और ये शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ 75 से। अब बताने का मकसद ये है, अब आपको पता है 85 में से कितना मैंने यूज कर लिया? 75। मेरे पास कितना बैलेंस बचा है? सिर्फ 10। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ बैलेंस शीट पे ये 10 नहीं है और ये 375 नहीं है। अगर ये बैलेंस शीट पे 375 होता और ये 10 होता तो मेरे ये अकाउंट क्या हो जाते? बैलेंस मेरे अकाउंट क्या हो जाते अगर ये 375 होता और ये 10 होता। लेकिन उसने बता दिया मार्च में हमने कैश के अगेंस्ट भी शेयर इशू किए, आपका डिफरेंस आएगा, आपने घबराना नहीं है। आपका ये 500 और 150 है। 500 और 500 किसका एंडिंग बैलेंस है? कैपिटल का। इसका मतलब है कैश के अगेंस्ट आपने 125 के शेयर और इशू किए। एम आई राइट? अब आपका बैलेंस आएगा ना ये 500, और इसका मतलब ये है आपने ये बैलेंस 150 है, तो इसका मतलब है जब आपने ये 125 के शेयर इशू किए तो ये 225 हो रहा है, और माइनस 85 तो 140 का डिफरेंस आ रहा है। शायद कितना आ रही है? 140 आपका कैश डेबिट शेयर प्रीमियम, यानी ये बिल्कुल होता है। बार दफा प्रीमियम पार वैल्यू से भी ऊपर चला जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी पार वैल्यू अगर 125 मतलब 1 के हिसाब से, यहाँ प्रीमियम उससे भी ज्यादा है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने इम्पैक्ट चेक कर लिया। कैश जो इनफ्लो एक्चुअल हुआ है ना, वो मैं यहाँ एक एंट्री बना देता हूँ, एंट्री नंबर 9, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम। शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट हुआ 125, शेयर प्रीमियम क्रेडिट हुआ 140, ये 265 का इनफ्लो। अभी आप देखिएगा आपको सॉल्यूशन में नजर आएगा कितना इनफ्लो आया होगा। कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। आगे चलते हैं अगली एडजस्टमेंट की तरफ। ये बड़ी मेजर एडजस्टमेंट थी जो हमने डिस्कस की। टोटल टैक्स इंक्लूडिंग डेफर्ड टैक्स, क्योंकि टैक्स एक्सपेंस में डेफर्ड टैक्स भी शामिल होता है। जो आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे चार्ज किया वो कितना मिलियन है? तो अब यहाँ पे एक टी अकाउंट बनेगा, लेकिन उसमें हम एक टी अकाउंट में कितने कॉन्सेप्ट दिखाएंगे? 2। उसी टी अकाउंट में आपका डेफर्ड टैक्स का इंपैक्ट भी आएगा और उसी टी अकाउंट में आपका टैक्स पेबल का डिफरेंस भी आएगा, वो इम्पैक्ट भी आएगा। तो मैं टैक्स पेबल एक ही टी अकाउंट बना रहा हूँ, और ये है वर्किंग नंबर 10 हो जाएगी। 9 तक कर चुका था ना? ओके, बल्कि एक काम करते हैं ना, ये एंट्री भी तो बनाइए, इसको 10 कर देते, ठीक है? इसको 9 कर देते, इसको 10 कर देते, क्योंकि वो पहले बनाई थी, ये बाद में है। ये वर्किंग नंबर 10 पार चले, मसला नहीं है, इसको 10 कर दो, आगे पीछे वो इतना इशू नहीं होता। हाँ ठीक है, ये 10 नहीं, वो असल मैंने एंट्री अलग से मैंने वो कैलकुलेशन की है बोनस शेयर्स, सही है। तो ये अब मैं वहां पे वर्किंग नंबर यहाँ क्या कर दूंगा?
11। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें पैरेलल चलेंगी, जरा देखिए। हाँ, डेफर्ड टैक्स 172 से 12, ऐसा ही है। डेफर्ड टैक्स 172 से 12 पे आ गया, तो ये है 172। एक और बैलेंस आएगा अभी यहाँ पे, और ये आ गया 12 पे। अब जरा करंट टैक्स बता दो, जो आपका नॉर्मल टैक्स से टैक्स पेबल होता है, वो आपका टैक्स ये रहा, प्रोविजन फॉर टैक्स 213 से कितना है 83। 213 से आपका ये है 83। पीएनएल को आपने 31 चार्ज किया है, ये रहा 31 चार्ज किया। एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, तो क्या आप मुझे पेड बता सकते हैं? इन तीनों को समअप करें, कोई 416, ये दोनों माइनस कर दें तो कैश का आउटफ्लो आ जाएगा। एक्चुअल पेड 300 321। ओके, वेरी गुड। अब आगे आ जाए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट अ प्रॉफिट ऑफ 27 मिलियन। कितने मिलियन पे प्रॉफिट मिलेगा? 27 का। दिस प्रॉफिट वाज क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। हालांकि ये तो अदर इनकम में शामिल हो गया है, लेकिन ये जाना चाहिए इन्वेस्टिंग में, पूरा इनफ्लो इन्वेस्टिंग में जाएगा, तो ये वहां से एक मतलब क्या करेंगे लेस, क्योंकि वो प्रॉफिट में शामिल। ड्यूरिंग द ईयर नो फर्दर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और परचेज और सोल्ड। अब जरा सवाल पे आओ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 180 से कितनी हो गई, कितने से कम हो गई? नहीं 150 से ना। अब सुने, कैश तो डेबिट हुआ, अभी छोड़ दो कितना डेबिट हुआ। आपकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट बेसिकली ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिखा ही इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। कितनी इन्वेस्टमेंट थी आपकी जो कम हुई है, लेकिन आपको गेन कितना हुआ है? गेन हुआ है ना 27, तो कैश कितना आया होगा? ये पूरा 177 कौन सी एक्टिविटी का इनफ्लो है? इन्वेस्टिंग। और ये 27 का प्रॉफिट कहां भी ऐड हो चुका है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो एडजस्टमेंट में ये 27 क्या कर देंगे? माइनस। और ये पूरा का पूरा 177 का इनफ्लो दिखाओगे इन्वेस्टिंग में। अभी मैं आपको शेयर भी कर दूंगा सोल्यूशन में, आप देख लीजिएगा। अब हमारे पास अगला इंपैक्ट, जो कि शायद इंटरेस्ट से रिलेट कर रहा है, मेरा ख्याल है इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट थी। यस, लास्ट एडजस्टमेंट है। 40 मिलियन लोन आपने वापस कर दिया, रिडीम एट पार ऑन दिसंबर 2012, मिड ऑफ ईयर। जुलाई 12 से जून 13 हमारा ईयर है, मिड ऑफ ईयर दिसंबर 12। इंटरेस्ट आपको देना होता है हर साल 2 मरतबा, जून 30 और दिसंबर 31। अब सुने, लोन देखो पहले कितना था, नीचे देखिए, लोन 100 था, अब कितना हो गया, कितने से कम हो गया? ये बताने 40 का पे किया है, कौन सी तारीख को पे किया है? अच्छा, अब इंटरेस्ट एक्सपेंस सवाल में तो गिवन नहीं है, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा वही इंटरेस्ट पेड फॉर द। अब हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना है। देखिए, साल के पहले दिन लोन था 100 का, और लोन पे जो इंटरेस्ट का रेट है वो कितना है? बैलेंस शीट पे देखना पड़ेगा, 9%। कितना है? 9%। तो आपने कहा यार 100 पे 9%, पहले 6 महीने का अलग निकालो, तो 9 और 6 महीने में 4.5। एम आई राइट? 6 महीने बाद लोन कितना रह गया? 6 महीने बाद लोन कितना रह गया? 60 ना। अब 60 पे 9% और फिर 6 महीने का, जी 2.7। इन दोनों को प्लस करें, यही एक्सपेंस फॉर द ईयर है, यही पेड। क्योंकि सवाल ये कह रहा है कि हम पे कर देते हैं। इंटरेस्ट इज पेड ईच ईयर। जून 30 पे हो चुका है, दिसंबर 31 को दिया होगा 4.5 मिलियन, फिर जून 30 को दिया होगा 2.7, तो टोटल कितना मिलियन इंटरेस्ट पे कर चुके हैं? यही चार्ज है, यही पेड है। अब हम जा रहे हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास जो, अब हाँ, ए फॉर एडजस्टमेंट तो सारी हो गई। अब हम कहा जाएंगे, अगला स्टेप क्या होता है? बी फॉर बैलेंस शीट। तो बी फॉर बैलेंस शीट पे भी मैक्सिमम हेड तो हो गए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर भी हो गया। इन्वेंट्री डायरेक्ट कुछ भी नहीं है, कहा जाएगा? वर्किंग कैपिटल। ट्रेड रिसीवेबल डायरेक्ट कहा जाएगा? इसके अंदर आपने ख्याल रखना है, वो 27 का प्रॉफिट ऐड हुआ है, उसको एडजस्टमेंट में से लेस करोगे, और 177 पूरा इन्वेस्टिंग में इनफ्लो।
बाकी ये जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ये वर्किंग कैपिटल कहाँ जाएगा, वर्किंग कैपिटल। कैश और कैश को क्या करना है आखिर में, कैश और बैंक को रिकंसाइल करना है। शेयर कैपिटल का अकाउंट हो गया, प्रीमियम भी हो गया, रिजर्व भी हो गया, रिटेन अर्निंग। इसका अकाउंट बना दो, वैसे तो इतनी खास जरूरत नहीं है, लेकिन वो आपका एक आउटफ्लो हुआ है वो नजर आ जाएगा। कितने का आउटफ्लो हुआ है, आपने लोन पे किया था ना, कितना लोन वापस किया है, 40 का लोन वापस किया है ना। वर्किंग नंबर 14, 9% लॉन्ग टर्म लोन, ओपनिंग था 100, एंडिंग कितना है, और सवाल खुद कह रहा था हमने 40 का लोन डेबिट कैश क्रेडिट। इज दैट क्लियर। कौन सी एक्टिविटी में आउटफ्लो है, फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग। उसके बाद आप आ जाए दोबारा बैलेंस शीट पे, तो डेफर्ड टैक्स का अकाउंट हो गया। गवर्नमेंट ग्रांट नहीं हुआ, गवर्नमेंट ग्रांट का भी डुअल कोर है, गवर्नमेंट ग्रांट करंट के अंदर भी मौजूद है और ये आखिरी टी अकाउंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो डेफर्ड टैक्स हो चुका है। ट्रेड पेबल कहाँ जाएगा, और टैक्स का हो गया है। तो अब किसका टी अकाउंट बनाने जा रहा हूँ, गवर्नमेंट ग्रांट का टी अकाउंट भी डुअल कोर होगा। आपके पास दो ओपनिंग और दो एंडिंग है ना, दो ओपनिंग और दो एंडिंग है ना। अब यहां पे हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट, ये है वर्किंग नंबर 15, ये है आपका ओपनिंग और ये आपके दो एंडिंग, ऐसा ही है। ओपनिंग आप बताओ, देखो जरा 200 से कितना हो रहा है, 200 नॉन करंट और 525 करंट। देखो जरा 125 से 125 से, इसके अलावा पूरे सवाल में कोई एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड मौजूद। तो अब आप देखिए ये डेबिट पे आ रहा है 625 और उस पर सिर्फ कितना है 325, कितना फर्क हुआ है 300। गवर्नमेंट ने और क्या दे दिया आपको, ग्रांट, कैश डेबिट जीजी क्रेडिट। व्हाट इज जीजी, गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा ये वैसे तो क्योंकि गवर्नमेंट आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रही है तरीके से, आप नॉन करेंट एसेट खरीदते हैं, तो ये कौन सी एक्टिविटी में जाना चाहिए, इन्वेस्टिंग। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं अभी। अच्छा उसके बाद सारे बैलेंस शीट आइटम हो गए। अभी भी एक मसला है, सवाल जहां से स्टार्ट करना ना वो मौजूद नहीं है। सवाल कहां से स्टार्ट करोगे, पीबीटी सवाल में अब तक मौजूद। अब मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास इस सवाल का टैक्स एक्सपेंस मौजूद है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैंने रिटेन अर्निंग के टी अकाउंट में कैलकुलेट किया था 71। कितना है ये 71, टैक्स माइनस करने के तो टैक्स एक्सपेंस 31 था, याद है। टैक्स एक्सपेंस कितना था 31, तो कितना हो गया 102 आपका सवाल का पॉइंट ऑफ स्टार्ट। मैं क्विक आपको वो सॉल्यूशन शेयर कर देता हूं जो मैं अटैच भी करूंगा इसके साथ, जो कि आईसीएमए की वेबसाइट का सॉल्यूशन है। और आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये देखिए मैं जब मैंने ये 25 की क्लास ली थी वहां पे, तो ये मैंने मॉर्निंग की क्लास में जो शेयर किया था वही आप लोगों को भी फॉरवर्ड कर देता हूं। एक नजर पहले आप लोग देख लें जरा इसको। ये रहा, देखिए ये एक मिनट पहले स्क्रीन पे जरा, यस ये देखिए कितने से स्टार्ट किया इसने 102 नजर आ रहा है, ये इन्होंने निकाला है अभी। फिर ये 7.2 की फाइनेंस कॉस्ट अभी निकाला था, इंटरेस्ट यही एड बैक होगा, यही नीचे देखिए ये रहा लेस हो रहा है। और 321 अभी टैक्स निकाला था 321 का, हमने टी अकाउंट में टैक्स पेड 321 था। इसके अलावा 130 का डेप्रिसिएशन, ये देखिए मैंने कहा था 27 का प्रॉफिट ऐड हुआ है, यहां से क्या कर देंगे लेस। 0.5 का गेन ऑन डिस्पोजल ऐड हुआ है, वो पूरे 10 का इनफ्लो कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में। और ये 5 रुपए की एमोटाइजेशन एड बैक। बाकी ये नॉर्मल देखिए, यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया, रिसीवेबल पेबल इन्वेंट्री सब आ गए। उसके बाद दोनों चीजें माइनस हो रही है, क्या क्या, इंटरेस्ट और सारी अमाउंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मैच हो रही होंगी इंशाल्लाह। आगे आ जाए, 40 का सॉफ्टवेयर मैंने आउटफ्लो दिखाया है, कैश क्रेडिट सॉफ्टवेयर डेबिट।
उसके बाद ये 177 का इन्फो दिखाया मैंने, और इसके अलावा 300 का हमारा ये रिसिप्ट गवर्नमेंट से जो आई, ग्रांट आई 300 रुपए की, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो मैंने कहा था 359.5। ये कौन से टी अकाउंट का डिफरेंस आएगा? ये हमने टी अकाउंट अब तक क्लोज नहीं किया, कौन सा आ जाए जरा, हमारा पीपी का अकाउंट अब तक हमने क्लोज नहीं किया था, हम जरा इसको भी देख लेते क्या ये सही कह रहा है। जरा इधर आ जाए, पीपी का अकाउंट जो क्लोज करवा दें, ये जरा क्रेडिट वाले तीनों प्लस करें, पहले क्रेडिट वाले तीनों प्लस करें, श्योर 989.5, उसमें से कितना माइनस कर दोगे? तो कितने आपने फर्दर 359, वहां कितना लिखा हुआ था 359.5, ये आपका पीपी डेबिट कैश क्रेडिट, पता है ना सबको। और वहां पे अभी दिखा देता हूं आपको दोबारा, यही आपका आउटफ्लो आ रहा था, आप देख सकते हैं, ये देखें आपके पास ये रहा 359.5, बाकी ये सारे हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। इधर देखें, हमने शेयर इशू किए 265 आया है, 125 और 140 याद है, इसने ये दिखाया भी ब्रैकेट में, और लोन वापस किया, कैश चला गया, डिविडेंड पे किया, तो नेट कितना आ गया 216, ओपनिंग कितना था, तो कितना हो गया 608। आप चेक कर सकते हैं, ये आपका 608 एंडिंग बैलेंस आपको सवाल में भी नजर आ जाएगा, ये देखिए 608। तो मेरा ख्याल है अब इसका प्रेजेंटेशन तो आपको आ चुकी है, असल चीज क्या करनी है इसमें, वर्किंग एडजस्टमेंट्स, वो मैंने सॉल्व कर दी, तो मेरा ख्याल है ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास अल्हम्दुलिल्लाह काफी कॉम्प्रिहेंसिव रही, और मेरा जाती ख्याल है कम से कम इस क्लास की रिकॉर्डिंग 2.5 घंटे के दरमियान, 2 घंटे से ऊपर होगी इंशाल्लाह। हाँ, कुछ मैंने बीच में थोड़ा सा जब मैं जनरल डिस्कशन कर रहा था तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप भी की है, लेकिन बहरहाल 2 घंटे से प्लस होगी इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग, और कॉम्प्रिहेंसिव रही अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलमोस्ट ये चैप्टर वाइंड अप हो गया है, अब सिर्फ एक छोटा सा आपको डिफरेंस बताना है बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आज रात या कल सुबह ये चीजें आपको फॉरवर्ड करूंगा, और एक वॉइस मैसेज भी कर दूंगा, एक सवाल अलग से भेजूंगा, आसान है, वो आपने सिर्फ कौन से मेथड से करना है। और मैं कल इंशाल्लाह शाम को ऑनलाइन क्लास दूंगा, उसमें लिंक आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, डायरेक्ट मेथड डिस्कस करना है। मेरे हिसाब से 1 घंटे की भी क्लास कल इंशाल्लाह अगर हो जाए ऑनलाइन, इफेक्टिव होगी इंशाल्लाह, इनफ होगी इंशाल्लाह, अब इतनी जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम वही मगरिब की नमाज के वक्त का टाइम रखें इंशाल्लाह, ठीक है ना, 7 बजे का टाइम रख लेते हैं इंशाल्लाह, ठीक है, वही मगरिब की नमाज के बाद 7 तो बज ही जाते हैं ना, ठीक है ना, तो मगरिब की नमाज के बाद 6 ऐसे कोशिश करेंगे, मतलब मैं कोशिश करूंगा 6:45 के आसपास कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, 6:45-7 के दरमियान इंशाल्लाह स्टार्ट करें, ठीक है। वो जो भी होगा मैं आपको मैसेज कर दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।